एक जानिब मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की वजह से कोरोना के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो जलसे हैं, उनमें भी शिद्दत आती जा रही है। तो सियासी दर्जे हरारत भी इस वजह से हाई होता जा रहा है। कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़श्ता 4 माह में जो सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो गुज़श्ता रोज हुए हैं। 59 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एज इन के 59 अफराद अपनी जान से गए हैं। तो टोटल तादाद अब 7662 हो चुकी है, जो कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों में 2665 अफराद जो हैं वो कोरोना में मुब्तला हुए हैं और इस तरह एक्टिव केसेस की तादाद 3,74,173 तक जा पहुंची है। और ये जो फिगर हैं ये आम आदमी को मालूम है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे सियासी कायदीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके पास भी ये फिगर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत की जानिब से भी सियासी सरगर्मियां जारी हैं। GB3 की जो इंतखाबात थे उसकी मुहिम में अली अमीन गंडापुर भी वहां पर मौजूद थे एक दिन पहले तक। आज वहां पर इंतखाबात हो चुके हैं, जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। ताहम इसके हवाले से जो इंतखाबी मुहिम थी वो अली अमीन गंडापुर में ने वहां पर लीड की, भरपूर तरीके से लीड की। और आज पेशावर में जलसा भी हुआ है ऑपोजिशन के इत्तेहाद की जानिब से, वहां पर भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तकरीरें की गई, तनकीद की गई, दोनों जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। क्या हुकूमती तनकीद की बात की जाए जो कि परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर फोकस करने के बजाय तनकीद पर, तकरीरों पर और धमकियों पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तो क्या ही बात है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब से शुरू हुई है, जब से ये बनी है, अब तक किस हद तक अपने सियासी मकासद को पूरे कर पाई है, इस हवाले से बात करेंगे आज की ट्रांसमिशन में। खास तौर पर जिस तरह से कोविड की सूरत हाल है और हुकूमत उसको किस तरह से निपट रही है, इस हवाले से भी आज हम ट्रांसमिशन में बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नूरुल आरफीन भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, मारूफ तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया नूर भाई आपके वक्त का। और गाही गाही ट्रांसमिशन में हमें हुकूमत और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। नूर भाई, सबसे पहले तो आप ही से सवाल करना चाहूंगा, हुकूमत अब करे तो करे क्या करे? यही कह सकती है ऑपोजिशन को कि आप जलसे ना करें, कोविड फैल रहा है, और क्या करे हुकूमत? कुछ नहीं कर सकती तो हुकूमत रिक्शा कर ले। मतलब ऑन अ लाइटर नोट ये कह दूंगा मैं, सबसे आसान काम इस वक्त तो ये है, हुकूमतें दुनिया भर में हुकूमत करने के लिए आती हैं, बयानात देने के लिए नहीं। हुकूमतें आवाम से दरख्वास्त करने के लिए नहीं आती हैं। जो काणे होते हैं ना, जो एक आंख के होते हैं, वो इस तरह की हरकतें और छिछोरापन कर रहे होते हैं जिस तरह की ये लोग कर रहे हैं। आपने बताया कोरोना कितना ख़तरनाक है। मैं कोरोना के हवाले से ज़ाती तौर पे भी कुछ जानता हूँ, कुछ डॉक्टर साहिबान ने भी बताया हुआ है, कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हमें बता रहे हैं। ये कोरोना उस वक्त कहाँ छुट्टी लेके गया हुआ था जब हुकूमत जलसे करती फिर रही थी, जब वो हुकूमत के तमाम अनमोल रतन जाकर के आवाम को झांसा दे रहे थे। कोरोना उस वक्त भी वहीं मौजूद था, लेकिन ख़तरे का एहसास उनको उस वक्त हुआ जब अपोजिशन इनके गले आने लगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोरोना को आप बयान दाग करके नहीं रोक सकते। दुनिया में आज तक कौन ऐसा आदमी है जिसने इजराइल अलैहिस्सलाम को उनसे बेल ले ली हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। आप अभी सूरत हाल बता रहे थे खबरनामे में कि किस तरह से वेंटिलेटर्स फुल होते चले जा रहे हैं अस्पतालों की। मैं आज एक जनाजे में शिरकत करके आया हूँ। मैं अपनी 43 ईयर्स की लाइफ में मैंने एक साथ 12 जनाजे एक कब्रिस्तान में आते हुए नहीं देखे। मैं हल्फिया बता रहा हूँ, इस वक्त मैं इस वक्त ज़हनी तौर पे भी कहीं और हूँ। 12 जनाजे मैंने आज के दिन में देखे। मैं ये नहीं कह रहा वो सब कोविड की वजह से हुए हैं, लेकिन हालात हमारी सोच से, हमारे अंदाजों से ज्यादा खतरनाक। कोरोना ये नहीं कि क्या सियासी जमातों के रहनुमा उनको नहीं हुए। हमारे पास शाहिद खाकान अब्बासी की मिसाल है, शेख रशीद की मिसाल है, इधर हमारे वजीर आला सिंध है, उनको भी कोरोना हुआ। अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहरहाल सियासी जमातों के बारे में तो मैं ये गुमान कर सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी होती है, ज़ाहिर दिहाड़ियों का सवाल होता है। जो कल तक, मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप खुद पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कल तक सबसे ज़्यादा फुदक रहा था कि मैं कोरोना से बचाऊंगा तुम्हें, वो आज किधर है? कोई बयान दे दे, कोई ट्वीट दाग दे, कोई 3-3, 4-4 रखे हुए हैं जो ला करके हमें ऐसी ऐसी जगहों की सड़कें दिखा रहे होते हैं। कराची शहर में कभी सड़क नजर आई है आपको? कितने दिनों से आप यहाँ कराची में, यहाँ कराची में सड़क नाम की चीज़ नहीं है, और वो ऐसी ऐसी सड़कें दिखा रहे होते हैं कि दिल खुश हो जाता है, अशश कर उठता है। इधर आप बोले, इधर फौरन आप पर तासुब का, अज़बियत का इल्ज़ाम लग जाता है। तो उनको तो छोड़ दें आप।
कोरोना से बचाने के लिए मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ सीनियर लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है। उसमें दो जमातों से मैंने राब्ता किया, 2 जमातों के सीनियर लोगों से, उसमें हुक्मरान जमात भी शामिल है। मैं ये बता देता हूं आपको, मैंने उनसे स्ट्रेट क्वेश्चन किया, कोरोना के नाम पर कौन कौन अरबपति हो चुका है? यू बिलीव मी, इस वक्त कोरोना कितना बड़ा धंधा बन चुका है। कल तक जो स्कूल खुल नहीं रहे थे, आज वो बंद नहीं हो रहे। आपके ख्याल में ये हवाई बात हो रही है? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन शक के दायरे में बहुत सारे लोग हैं, शक के दायरे में अपोजिशन भी है, और अपोजिशन क्यों इतना भड़क रही है ये सब जानते हैं। मैं अगर सिराजुल हक साहब के बयान को दोहरा दूं तो मेरा ख्याल है बात पूरी हो जाएगी। पीडीएम उस घोड़े पर सवार होना चाहती है जिस पर पीटीआई पहले से मौजूद है। ये दूध की उस बोतल का झगड़ा है जो इस वक्त पीटीआई को मिली हुई है। दरअसल पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, इनके बकौल, सिराज साहब के बकौल, और मैं भी उसको सेकंड करता हूं, इनको दूध की दर हकीकत वो बोतल चाहिए। अभी सब अच्छा हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा, कोई कोरोना नहीं होगा, कोई मईशत खराब नहीं होगी, कोई लोगों को खुदा न खास्ता रोजगार के मसाइल नहीं होंगे, सब रावी चैन ही चैन लिखना होगा। अगर दस्ते शफकत इनके ऊपर आ जाए, ये सिर्फ प्योर मुनाफकत है, प्योर मुनाफकत का खेल खेला जा रहा है, और दोनों तरफ से शर्तें लगी हुई हैं कि तुम जीतोगे या हम। तो इसमें स्टेक पे तो अवाम ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे अवाम जो है वो सफर कर रही है। इनके पास तो पैसा भी है प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए, वहां पर बेस्ट से बेस्ट इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर भी ये जा सकते हैं, प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं। जो आम आदमी है वो सफर कर रहा है, वही जलसों में भी आ रहा है, वही जब अपने लीडर्स को देखते हैं कि उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं, आज आपने सिराजुल हक की बात की, उनकी जानिब से जलसे किए जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान खुद आज कॉन्फ्रेंस कर रही थी, खुद वजीर आजम पाकिस्तान भी करते फिर रहे हैं, कहते हैं कि 300 बंदा है, गो के वहां पे बंदे ज्यादा होते हैं। खुद अफगानिस्तान गए, वहां पे कई मकामात पर वजीर आजम ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। अगर आप इस तरह के मैसेज अपने लीडर, अपने फॉलोअर्स को देते हैं, लीडर्स जो होते हैं वो ट्रेंड सेट करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। जब आप खुद बतौर लीडर एक मैसेज जब दे रहे हैं आवाम को कि कोई फायदा नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, आम आदमी से आप पूछते हैं, जब आप उनको मास्क लगाने का कहते हैं, जब कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की, जब कहते हैं कोई कोरोना शोरोना है ही नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो लीडर्स हैं वही मिसाल सेट करें ना। जल्द से एक जानेब उनसे मना करना, एक जानेब जो मिसाल सेट की जा रही है कोरोना से बचाव के लिए, वो भी तो ठीक नहीं कर रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपने मशहूर वाक़या सुना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक खातून अपने बच्चे को लेके हाजिर हुई। बच्चे को मीठा खाने का कुछ चस्का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस बच्चे को कोई नसीहत नहीं फरमाई। आपने अगले दिन का वक्त दिया, आपने कहा कल आना, और अगले दिन जब वो नसीहत फरमाई तो उस औरत ने इस्तफसार फरमाया, तो आपने बयान किया कि कल तक मैं खुद भी मीठा उसी रग़बत से खा रहा था जिस तरह से, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, जिस तरह से ये बच्चा खा रहा था। पहले आपने खुद बारात की, पहले आपने खुद जो है उससे दस्तबरदारी की, उसके बाद आपने नसीहत फरमाई। आप जो बात कर रहे हैं, मैं अगर कुछ कहूँगा तो फिर कम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप अगर कंटेनर पर चढ़ के पार्लियामेंट की तरफ हाथ उठा करके उसको लानत देते हैं, तो आपने क्या दिया अपने लोगों को, आपने क्या सिखाया? सोशल मीडिया ब्रिगेड जो क़याम जिसके मैं नाम लिए लेता हूं, मरियम नवाज। मरियम नवाज पाकिस्तान की वो पहली खातून है जिन्होंने डिक्टेटरशिप, सोशल मीडिया डिक्टेटरशिप का एक तस्वुर लाई, और फिर बाकायदा एक जिहादी ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतारिफ कराई, लोगों को गालियां देने के लिए, अपोजिशन की ऐसी तैसी करने के लिए, अपने बाबा जान के दौरे इख्तिदार में। आज के एक अहम तरीन वजीर उसका शिकार थे, मुझे टेलीफोन करते थे कि यार मुझे प्रोग्राम में बुलाओ, जी मीडिया सेल था, कौन नहीं जानता, मुझे बुलाओ प्रोग्राम में, मुझे मरियम ने बैन कर रखा है, ये चांस तुम ही ले सकते हो। मैं उनको महीने में 2 बार 1 बार कभी कभी उनको बुला लिया करता था, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो मरियम बीबी ने जो काम शुरू किया उसको बाकायदा एक आर्ट का और एक कला का दर्जा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जाहिर है कि ऐसा क्यों कर हुआ वो आप भी जानते हैं। वजीर आजम हाउस में बैठ करके सोशल मीडिया जोकीज से और ब्रिगेड से बाकायदा बातें होती हैं, उनको बताया जाता है, निशान मंजिल दिखाया जाता है, उनको राय हिदायत फराहम की जाती है। और ये वो लोग हैं, मैं इनकी शान में, सबकी शान में नहीं कह रहा, इनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी शोहरत दागदार है, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ खुशामद और चमचागिरी में PhD किए हुए हैं, जो मोहतरम वजीर आजम के नाम लेने से पहले हजरत और आखिर में रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं, जो हकायक को सही तौर पर ना जानते हैं ना दिखाने का हौसला रखते हैं। और आज ये कला हमारे सर चढ़ करके बोल रही है, इसलिए अगर हमने बात का दायरा वसी किया तो मामला गड़बड़ेशन का शिकार हो जाएंगे। जैसी करनी वैसे भरनी वाली बात है। हमें ज्वाइन किया असद खरल साहब ने, बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। असद साहब, जो कोरोना की पहली लहर थी,
उसमें जिस तरह के इकदामात लिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्या वो सही इकदामात थे? आप समझते हैं कि उन्हीं इकदामात की वजह से ही हम जो महफूज रहे पहली लहर में बहुत बड़ी अमवात की तादाद से, जिस तरह के हमने बाकी मुमालिक में देखा, या फिर कुछ और वजह थी? और अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि उस वक्त तो लॉकडाउन की बातें करती थी ऑपोजिशन के, लॉकडाउन हुकूमत को करना चाहिए और हुकूमत लॉकडाउन की तरफ नहीं आ रही थी। अब हुकूमत कहती है कि हम लॉकडाउन की जानिब जाएंगे, ऑपोजिशन को जलसे जब करते हैं और ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि हमें जलसों से रोकने के लिए ये लॉकडाउन तक कर देंगे। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर हुकूमत के इकदामात की वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा नहीं हुआ था या कम इजाफा हुआ था, तो उस वक्त तो ना तो सैनिटाइज़र थे, ना उस वक्त मास्क थे, ना उस वक्त वेंटिलेटर थे। तो उस वक्त अगर यही हुकूमत जो मौजूदा है, जिसकी 3 सूबों में भी हुकूमत है, मरकज़ में भी हुकूमत है, अगर इसी के सुनहरी इकदामात की वजह से कोरोना के केसेस में कमी हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े थे, तो अब ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट पढ़ देता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। वो कहते हैं पाकिस्तान में वबा की दूसरी लहर के अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक हैं। गुज़श्ता 15 रोज़ में वेंटिलेटर्स के मोहताज मरीज़ों की तादाद में होने वाला इजाफा, पेशावर में 200% वेंटिलेटर के जो मरीज़ है कोरोना के, उनके अंदर इजाफा हुआ है। मुल्तान में 200% इजाफा हुआ है, कराची में 148% इजाफा हुआ है, और इसके अलावा लाहौर में 114, इस्लामाबाद में 65% और मुल्तान के 70% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। फिल वक्त पूरी दुनिया दूसरी लहर की जद में है। अब तो मास्क भी वाफर मौजूद हैं, अभी फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया, और बहुत सस्ते मिलते हैं। वेंटिलेटर भी मौजूद हैं, आपके उसके बाद जो सैनिटाइज़र भी वाफर मिकदार में मौजूद है। तो अब ये केसेस इतने ज़्यादा जो तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है आप या पहले गलत थे या आप अब गलत हैं। यानी उस वक्त जब रिसोर्सेज नहीं थे, जब इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो उस वक्त तो आप कह रहे हैं जी हमने बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब जब सब कुछ वाफर मिकदार में मौजूद है, वाफर तादाद में मौजूद है, और आप इतने ज़्यादा केसेस जो है बढ़ रहे हैं, जिस तरह हलाकतें हो रही हैं, जिस तरह पॉजिटिव केस में इजाफा हो रहा है, जिस तरह वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी ना पहले कोई परफॉर्मेंस थी, ना अब कोई परफॉर्मेंस है। अब बार बार यही कहते हैं जनाब के जो PDM के जलसे हैं, कोरोना उससे फैल रहा है, वो तो बाज नहीं आएंगे। सारी बात है, उनको एक प्रेशर बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है। वो तो अलहदा बात है कि जरदारी साहब की साहबजादी की मंगनी हो, तो वहाँ पर चूँकि अशराफिया ने जाना है, आम कीड़े मकोड़े छोटे आम लोग तो जाएंगे नहीं। तो उसके बावजूद एक मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की जो तजलील की गई है कि जनाब पहले कोरोना का आप टेस्ट कराएंगे, फिर नेगेटिव रिपोर्ट होगी, फिर वो बिलावल हाउस को भेजेंगे, और उसके बाद आपको जब गो एड मिलेगा तो फिर आप जाएंगे। ऐसे मेहमानों की तजलील आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखी। आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि खलल साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने भी ज्वाइन किया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेल दास कोहिस्तानी भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब, आपसे सवाल यह है कि कराची में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है, मुख्तलिफ गलियों में, मुख्तलिफ इलाकों में यहां पे आप स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। आपकी इत्तेहादी जमात PDM की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वहां पर आज़ाद कश्मीर में आज पहला दिन है 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन का, और दूसरी जानिब आप जलसों से जब आपको रोका जाता है कि जलसे ना करें, कोरोना फैलेगा, तो वहां पर आप जलसों से कहते हैं कि नहीं हमने जलसे करने ही करने। तो कराची में क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ज़रा आप तरीक़ेकार देखें इस सेलेक्टेड नाअहल और करप्ट हुकूमत का, कि 10 तारीख को खान साहब ऐलान करते हैं कि जलसे जुलूस पर पाबंदी है, जलसे जुलूस नहीं किए जाएंगे, और 11 तारीख को उनकी अपनी पार्टी का जलसा होता है। उसके बाद आपके जो इनके अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जलसा करते हैं 2 दिन पहले, लाइव हर चैनल पे चल रहा था, मैं भी बैठ के देख रहा था कि जलसे में और तो पर तैमूर झगड़ा साहब को शायद मास्क ना उन्होंने पहना, ना उनके पूरे जलसे में किसी आदमी ने पहना हुआ था। तो वो उनको क्या कोरोना नहीं होता है, या PTI वाले कोरोना फ्री हैं, या उनको शायद वैक्सीन पहले मिल गई है और PTI वालों को और बाकी नून लीग को और पीपल्स पार्टी को बाद में वैक्सीन मिलेगी। तो ये बड़ी इनकी अजीब बात है। दूसरी बात, जरा काम की बात पे आते हैं कि कराची में भी जलसा हुआ था। आई वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, मैं गेट पे खड़ा हुआ था, और उस जलसे के लिए आपकी बोर्ड की टीम भी वहाँ पे हाजिर थी। जरा उनसे पूछिएगा
हमने लाखों मास्क बांटे, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा हुआ था, लाखों लोग गए, हमने एक एक बंदे को सैनिटाइज करके भेजा। तो हमने अपना काम पूरा किया ना, तो केपीके की हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती? वहां पर अगर उनके पास क्या ये नहीं है कोई हिसाब किताब इस चीज का कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी की जाती हैं? ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। जिस तरह सर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी एक एसओपी है, सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क नहीं है, बीच में डिस्टेंस कम से कम आपका 6 फुट का होना चाहिए, उसको भी मेंटेन करना होता है। एक भी बीमार हो और वो छींक मारे और बीमार हो और वो वायरस दूसरे को ट्रांसफर कर दे, फिर सोचें कि कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को कोरोना करवा सकते हैं। देखें आप, जो मेडिकल साइंस कहती है कि ये जो 5 रुपए का मास्क होता था जिसको पीटीआई हुकूमत ने 15 से 20 रुपए पे ले गई थी, वो 5 रुपए का मास्क अगर आप पहनते हैं तो मेडिकल साइंस इज प्रूव कि उसको आपको 90% चांसेस हैं कि आपको वो किसी भी वायरस से बचाएगा। 10% जाके चांसेस बनते हैं कि आपको फिर भी कोरोना या कोई और बीमारी लग सकती है। तो जब आप मास्क पहन लेते हैं, आप 6 फुट पे हो या आप 2 फुट पे, उसकी बात नहीं है, ये 100% आपको सेफ रखने का तरीका है। पर आप मुझे इस बात का जरा जवाब तो लिखिए ना पीटीआई से कि वो अपने जलसे जुलूस रोज क्यों कर रहे हैं? उनके पास ऐसी कौन सी दवाई खाते हैं, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी, ऐसी कौन सी करप्ट चीज उनको मिलती है जिसके थ्रू उनको जो है सो कोरोना होगा नहीं? पीपल्स पार्टी पीडीएम अपने जलसे जुलूस हर चीज छोड़ दे और वो हर चीज कर। सर ये सवाल हम हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के सामने रखते हैं। नहीं, मैं चाहूंगा कि खेलदास साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करें। खेलदास साहब, जो इस वक्त पीडीएम की क़यादत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि एक बड़ी जमात है, तो क्या समझते हैं अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने जिद बना ली है कि अब जलसे करने ही करने, या फिर आप समझते हैं कि मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए हम इस वक्त जो जलसे जितने कर चुके हैं और जितने आगे हमने करने हैं वो करने ही करने, चाहे जो मर्जी हो जाए, लोगों की जानें जाती हैं, कोरोना होता है हो जाए, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता? पहली बात तो आज कायद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया लंदन में। अफसोसनाक घड़ी है उनके खानदान के लिए और पार्टी के लिए, और हम दुआ को है कि अल्लाह ताला उनको ये सबर आमीन करे, आमीन। तो अब बात ये देखें, मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत को अब लॉकडाउन भी याद आ गया है, हुकूमत अब संजीदा भी हो गई है। मुझे आप ये सिर्फ बताएं कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन में फरवरी के बाद जब ये कोरोना की सूरत हुई थी, दुनिया में आए थे पाकिस्तान, और पूरी एक सबको बुलाया तमाम पार्टी के कायदीन को, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी ऑनलाइन और बिलावल भुट्टो बाकी दीगर कायदीन भी शरीक थे। कायद ऐवान प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वो अपनी बात करके चले गए और उन्होंने अपोजिशन से हाथ मिलाना, मतलब बात सुनना उनकी गवारा नहीं की। जब सिंध हुकूमत चीख चीख के बोल रही थी, जब अपोजिशन लीडर इनको बार बार कह रहा था कि हम आज सब मिलके इस सूरत-ए-हाल से निकले, तब वो लॉकडाउन में जो उन्होंने अना बनाई हुई थी, हुकूमत ने जो इकदाम किए थे, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इकदाम किए थे, डीबी गवर्नमेंट ने उस वक्त इकदाम किए थे, वज़ीर आज़म ने एक अन्ना और एक जिद पकड़ ली थी, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत ना कल संजीदा थी ना आज। चलिए सर, हुकूमत जो है वो नाअहल है, इनकॉम्पिटेंस है उनमें, लेकिन आप तो यहाँ पर अगर मजीद मेच्योरिटी का सबूत दें, 3 बार आपकी जमात के जो लीडर हैं वो वजीर आजम रह चुके हैं, आप बड़े दिल का मुजाहरा करें और आप खुद ही जलसे मंसूख कर दें, आप इस चीज को भी सामने रखें कि आपकी हुकूमत इस वक्त एजेके में और वहां पर लॉकडाउन है, उनकी जिंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम की तो आपकी जो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां के लोगों की जिंदगियां भी इतनी इंपॉर्टेंट हैं, राइट? मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कोरोना अब हमारे साथ ही साथ हमें चलना है, उससे बिल्कुल खतरनाक वायरस है। आजाद जम्मू कश्मीर में भी साथ ही है ना। मेरी बात सुने ना, अगर अमेरिका में इलेक्शन भी हो गया ना इसी कोरोना के दौरान, अगरचे मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत पंजाब या वफाक, जैसे सिंध ने गवर्नमेंट ने फैसला किया है, आज़ाद कश्मीर ने फैसला किया है, केपीके गवर्नमेंट इसने कहा है कि आप हिफाजती तदाबीर ना ले, आप लॉकडाउन ना करें, अपोजिशन ने इनको नहीं रोका हुआ है ना, इन्होंने पार्लियामेंट को ताले लगाए हुए हैं, तो हमने तो नहीं इनको कहा पार्लियामेंट खोल दो। तो ये अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, अगर समझती है कि ये सूरत हाल है तो कर दे, हम तो इनको कोई भी रुकावट उसके फैसले में नहीं है।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझा है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगना चाहिए तो बिल्कुल हुकूमतों का काम है, सूबाई हुकूमतों का काम है वफाक कोई पॉलिसी बनाए। जैसे स्कूलों एजुकेशन के लिए वो फैसले कर रहे हैं तो हम उस फैसलों में रुकावट नहीं बने हैं। मगर मैं समझता हूँ अगर अमेरिका में इलेक्शन हो सकता है, अगर जीबी में कल तक इनके जलसे हुए हैं, इनके वुज़रा जाके खिताब कर रहे हैं, वो आज उनकी पंजाब की इंफॉर्मेशन सर उस वक्त इतनी डेथ रेट इतना ज्यादा नहीं था, आज 59 जो लोग हैं अपनी जान से गए कोरोना की वजह से। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि नूर भाई आपसे कमेंट चाहूं। ये तो इस वक्त हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, ये कोरोना जो है वो देखता नहीं है कि कौन लीडर है, कौन आम आदमी है, किसी को भी हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन सी कुर्सी पे बैठा हुआ है, कौन से मनसब फाइज है, क्या वो वजीर आजम है, क्या वो किसी पार्टी का हेड है। तो क्या जो लीडर्स हैं उनको खुद अपनी जान की परवाह नहीं है? जब वो इस तरह आवाम में जाते हैं तो तब उनकी अपनी जान को भी तो जेपरडाइज कर रहे होते हैं कि उनको भी कोरोना हो सकता है और वो शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। और इसका हल फिर अब क्या है? क्या अब हम तनकीद बाय तनकीद, ऑपोजिशन कहेगी कि हुकूमत ठीक नहीं कर रही, हुकूमत कहेगी कि ऑपोजिशन ठीक नहीं कर रही, और इस तरह आम आदमी के साथ यही कुछ होता रहेगा? फिर टेक्निकली एक गलती है इस सवाल में। सियासतदानों को अपनी जान की जितनी परवाह है उसका तसव्वुर आप यहाँ बैठ करके नहीं कर सकते। ज़रा पूछिए तैमूर तालपुर साहब से कि राशिद रब्बानी साहब का जो इंतकाल हुआ है, क्या अभी तक पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली उनकी डेथ को भूल सके हैं? क्या अभी तक इनके अरकान असम्बली उस खौफ में मुब्तला नहीं है? क्या अभी वो जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात चली थी कि वो एक इजलास में गए और उन्होंने अपने 5 दोस्तों के मुब्तला कोरोना होने के बाद वहाँ से राह फरार अख्तियार की। तैमूर तालपुर साहब सच बातें कर रहे थे अभी, लेकिन जुज़वी सच कह रहे थे। पूरा मैं कर देता हूँ। इनसे ज़रा नाम पूछ लीजिए, अभी इस वक्त इनसे नाम पूछ लीजिए, और अगर ये बता दें तो मैं शर्त लगाता हूँ। इनसे पूछिए सूबे की वो कौन सी अहम शख्सियत है कि जिसको कोरोना हुआ है, जिसके बेटे को कोरोना हुआ है, जिसकी बीवी को कोरोना हुआ है, जिसके जो है वो आधी फैमिली को कोरोना हुआ है, आधी फैमिली घर में क्वारंटाइन है, और उस शख्सियत को पाकिस्तान छोड़ करके इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा है। इस वक्त सूबे की एक अहम शख्सियत मुल्क में नहीं है। तैमूर तालपुर साहब को यकीनन इसके बारे में इल्म नहीं होगा। तो अगर उनकी जान इतनी कीमती ना होती तो उनको क्यों कर इतने पापड़ बेल करके और बाहर भिजवाया जाता। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या चाह रहे हैं, मतलब वाज़ेह है इन सब बातों से क्या चाह रहे हैं। आपके ख्याल में अगर हुकूमत को लॉकडाउन करना होता तो अब तक लॉकडाउन कर दिया गया होता। लेकिन बात यह है कि अब तक अपने मफादात पर ज़रब उतनी नहीं पड़ी थी जितनी शायद आज से आगे पड़ सकती है। देखिए, पाकिस्तानी सियासत हमेशा से लाशों की मोहताज रही है। जब तक लाशें नहीं मिलती पाकिस्तानी सियासत को, आप किसी भी सियासी जमात की बात करें, आप किसी भी कुछ एक्सेप्शंस होंगी जो इससे मुबर्रा हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप बात करें तो ये मौरूसी सियासत जो है वो मोहताज है लाशों की। हमने पिछली दफ़ा किसी ने हमें कहा कि ये जंग हमारी है, हमने 60,000 खिलाड़ी पवेलियन में वापस भेज दिए, अपनी जंग कह करके हम कूद गए, और हमें अचानक एक रात पता चला कि दरहकीकत ये जंग हमारी नहीं है, हम विड्रॉ कर गए। अब कोरोना नामी जंग हमने जो है वो मोल ले ली है, पूरी दुनिया में एक वायरस आ गया, ठीक है। अब हमने पूरी दुनिया से, देखें बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। या तो जगजीत की गज़ल सुन लीजिए, मुझे बताने से, गुनाहगार करने से कम से कम बचाइए कि भाई जब तक विकटें नहीं जाएंगी, जब तक लोग नहीं जाएंगे, तब तक आलमी बरादरी, इमदाद, फलाना, ये हमारी तारीख है। हम जल्जले पे पैसे लेकर के, मतलब अल्लाह के नाम पे दे बाबा, कौन करेगा अल्लाह के नाम पे? भाई बात यह है, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे खा रहे हैं, आप आलमी इदारा सेहत के कहने पर चल रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने पिछली दफा आपके स्कूल जो है वो धड़ करके बंद करा दिए थे। अब आलमी इदारा सेहत ही आपको रोक रहा है कि स्कूल मत खोलना, मत बंद करना, इसलिए आप स्कूलों की राह में रुकावट हैं। ये जो वजारत तालीम है, चाहे वफाक की हो चाहे सूबों की, क्या ये अकल की अंधी है, कानों के बहरे हैं? इनको नहीं पता कि हमारे बच्चे सीसा नहीं पीते? इनको नहीं पता कि ये इंसान के बच्चे हैं? लेकिन बात यह है कि वो आम आदमी के बच्चे हैं, इनके अपने बच्चे इनके बुलंद मकाबिर में महफूज हैं, उनके आगे पीछे गार्ड्स की फौज जफर मौज है, उनके छींकने पे 15 डॉक्टर दौड़ करके सामने आ जाते हैं, उनको अस्पताल में बेड भी मुयस्सर है, बल्कि उनका घर को अस्पताल बनाने की इनके पास सहूलत है, इनके पास पैसे हैं। रह गया एक आम आदमी, तो एक आम आदमी रोड पर लाइन में लग करके मरता है तो मर जाए। 150 आदमी कराची में मरे थे शारा फैसल पे, अगले दिन शारा फैसल क्लियर थी, 150 आदमी, और वहां किया क्या, वो एक तीर खड़ा कर दिया कि जिंदा है भुट्टो, जाओ निमट लो। भुट्टो तो जिंदा है, लेकिन उसके बाद वो सारे जो मर गए उनका क्या हुआ? टेलीविजन स्क्रीन पर हमने देखा उन लोगों को जिनके अपनों को फरामोश कर दिया गया,
किसी की टांग गई, किसी का हाथ गया, चंद लोगों की इमदाद जरूर की, लेकिन आज भी बाकायदगी से वहां जा करके हम भुट्टो के नाम की माला तो जपते हैं, लेकिन लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात विफाक हो या सूबा कोई मुयस्सर करने के लिए सीरियस नहीं है। यह जंग कोरोना से बचने या बचाने की नहीं है, यह जंग जाती मफादात की जंग है। और इस जंग में जब तक चंद 100 या चंद हजार जाने नहीं जाएंगी, ना विफाक और हुक्मरान सीधे होंगे, ना सूबा और वो। आप मुझे बताइए, कराची में इंटीरियर सिंध से आए हुए बच्चे दम तोड़ रहे थे, ये तारीख है ना, मैं घर से तो नहीं कह रहा। और यहां सूबे की हुकूमत आराम से बैठी हुई लोगों को कोरोना की जो है तबाहकारियां वो बताया करती थी। सूबे में बाकायदा एक वजीर सेहत और वजारत सेहत मौजूद है। वजारत सेहत कहां है मुझे बताइए। मोहतरमा अजरा पेचूहू जय्यद लर्नेड डॉक्टर हैं, लर्नेड पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने स्कूल खोलने की मुखालफत की। सईद गनी साहब दस्तबरदार हो गए, पूछिए जरा क्यों। और ये सब काम क्या सब फी सबीलिल्लाह हो रहे हैं? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, अगर ऐसा है तो तरदीद फरमा दीजिए। नूर भाई, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सख्त बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, लेकिन हम दुआ के अलावा और अल्लाह ताला से रहम की अपील के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम इस ट्रांसमिशन के अगले हिस्से की जाने बढ़े। जो जलसे कर रही है पीडीएम, उसके आगे के मुस्तकबिल के हवाले से बात करें। खरल साहब, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो कहां तक का सफर तय कर चुकी है? मौलाना फजलुर रहमान आज जलसे में खिताब करते हुए कहते हैं कि हमने जो सफर शुरू किया था थोड़ा सा फासला रह गया है। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब निकली थी और इस वक्त जहां पर मौजूद है वो बहुत सफर तय कर चुकी है और जो कुछ उनके जहन में एजेंडा था वो करीब है कि वो पूरा हो जाए? देखिए, मामला ये है कि मैं पूरा सवाल नहीं समझ सका, लेकिन मामला ये है कि कभी मरियम साहिबा डेडलाइन दे देती हैं कि जनवरी तक ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह अगर आप बात कर रहे हैं कि जो मैं समझाऊं कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि एजेंडे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो सफर तो जिस सफर के मामला ये है, सफर अब कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, अब कौन सा इनका सफ़र है? ये वही मसला है कि इनका सफ़र है ज़ाती मफादात का, ज़ातियात का, अपने लिए मराहत का। क्योंकि मौलाना साहब जिस हमेशा हुकूमत में इक़्तिदार में रहे और पहली दफ़ा ये हुआ है कि वो ईवानों से बाहर हैं, और जब से वो बाहर हैं उनकी तबीयत जो है वो बेचैन है और वो बड़े तिलमिला रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो ईवानों में पहुँचें। उसके लिए 2023 तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इन धरनों से, इन एहतजाजों से, इन मार्ची से हुकूमत अगर जाती होती तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े धरने दिए इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने, हुकूमत ने और तारुल कादरी साहब ने, क्या उसके नतीजे में नून लीग की हुकूमत चली गई थी? आपने जो बात की है और फिर उससे पहले इसमें थोड़ी सी बात ऐड कर दूं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को सीट तो वो हार गए, मुआवने खुसूसी कोई बना दे, को सीट वगैरह दे दी जाए उनको, तो आप समझते हैं कि ये जो पीडीएम का मसला है ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा और तमाम मामलात सही हो जाएंगे, अगर ऐवानों का ही मसला है? जी, मुझसे सवाल किया है। जी जी खरल साहब। अच्छा, अब मामला ये है कि इस तरह देखें ना, अब इतना भी वो बेवकूफ़ नहीं है कि अब वो एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। अब अगर आप ये कहें कि फजलुर रहमान साहब को हुकूमत मामले की सुस्ती या इस तरह का ओहदा दे गई और वो कबूल कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप जिस नहज पे वो पहुंच चुके हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले जब इस्लामाबाद गए थे, जो मार्च लेके गए थे आज़ादी मार्च के नाम पर, मुझे ये बताएं उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को किस बंदे ने यकीनदानी दिलवाई थी? और जब वो कह रहे थे नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से टेलीफोन के अंदर और मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर कि जनाब मुझे यकीनदानी और पक्की मामला है कि अब हुकूमत गई के गई, उन्होंने वहाँ पे कहा था कि जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ये हुकूमत जाएगी नहीं, उस वक़्त तक हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। वो आराम से वापस आ गए। मुझे ये बता दें कि वो कौन सा को मिस कॉल उनको जो आई थी, कॉलर कौन था, किसने उनको यकीनदानी? अब फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की, नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की टेलीफोनिक जो गुफ्तगू हुई है और उस हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, आपस में वो खुश हो रहे हैं शायद कि दो मुल्क जो है उनकी आशीर्वाद है। पहले जितने भी हमने देखे हैं धरने और एहतजाजी तहरीकें 90s की दहाई से शुरू हो जाएं, उसके अंदर हमेशा ये होता था कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो फौज थी, जो एजेंसियां थी, जो इदारे थे, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते थे। अब ये मामला पहली दफ़ा हो रहा है कि उसके उल्ट है
इस वजह से अब मुझे ये बताएं कि वो कौन से 2 मुल्क हैं, वो कौन से ऐसे अवामल हैं जिसके ज़रिए इस मुरवजा जो कवानीन है मुल्क के अंदर कि उसके ज़रिए तो इलेक्शन में ही आप हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, अदम एतमाद के ज़रिए आप ख़त्म कर सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को उतार सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और तीसरा है इस्तीफ़ों का मामला। ना तो पीपल्स पार्टी अपना इक़्तिदार इंजॉय कर रही है, ना तो वो इस्तीफे देने के लिए तैयार है, ना PMLN इस्तीफे देने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका यही धरनों और सियासत और मार्च से हुकूमत जाने वाली नहीं है। ठीक है, आपका यही सवाल मैं तैमूर तालपुर साहब के सामने रखता हूं। तैमूर साहब, वैसे बात किसी हद तक दुरुस्त कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस्तीफों के हवाले से बात तो करते ही है कि वो दे देंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली नजर नहीं आता कि वो देगी। आपके सामने बिलावल भुट्टो का वो बयान भी शामिल है जब बयानिए से, मुस्लिम लीग नून के बयानिए से राह फरार इख्तियार की गई और साइड पे अपने आप को किया गया। जाहिर बात है जो आम लोग हैं उसको मैसेज ही के तौर पे लेते हैं कि किसी को पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक मुत्तहिद है और किस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसलों के हवाले से? सबसे पहले तो मैं एक छोटी गुजारिश आपके सामने रखूंगा कि मेरे जो भाई हैं खरल साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पर इनके नाम के नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पर तजिया कर हटा के PTI लिख दे मेरे ख्याल से, तो जरा बेहतर वो स्पोक्स पर्सन होंगे हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल से ये। दूसरी बात, आपकी बात की जानिब आते हैं, देखें इस मुल्क को जितना नुकसान कोरोना ने दिया है ना, उससे ज्यादा नुकसान PTI की हुकूमत दे चुकी है। जितने लोग आज अल्लाह उनको सेहत दे वेंटिलेटर पर बैठे हुए ना, उसके अलावा हमारा सारा मुल्क वेंटिलेटर पे बैठा दिया इस हालत में कि वेंटिलेटर से उठने की हम हालत में है नहीं। जहाँ तक आप बात करते हैं पीपल्स पार्टी के इस्तीफे देने की, तो हमें इस्तीफे देने में कोई हर्ज, कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितनी सीटें हमने उठाई थी, इतनी इंटरफेरेंस के बाद, इतनी धांधली के बाद हमने पूरे सिंध को स्वीप किया था, तो हम सिंध को इंशाल्लाह अगली जो इलेक्शन आएगी उसमें इससे ज्यादा सीटें लेके ज्यादा स्वीप करेंगे। और कुछ सीटें रह गई हैं मेरे ख्याल से वो भी पीपल्स पार्टी के पास ही होंगी। अगर आप देखें पिछले 3 हुकूमतें जो आई हैं, हर हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध में सीटें गेन की हैं और अब वी आर मोर देन 100 इन द सिंध असेंबली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिगर बढ़ता ही रहेगा। जब बात आएगी इस्तीफा देने की, ये कोई पीपल्स पार्टी का, नून लीग का या मौलाना साहब का कोई सिंगल फैसला नहीं है कि फलानी पार्टी इस्तीफा देगी और फलानी पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। ये एक जॉइंट फैसला होगा। हमें हुक्म आ चुके हैं हमारी क़यादत से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, कि जब PDM का हुक्म होगा, सबका एक जॉइंट स्ट्रैटेजी आ जाएगी इस्तीफा देने के लिए, तो सबसे पहले सिंध सूबे से हम इस्तीफा देंगे, उसके बाद आप नेशनल असेंबली से दीजिएगा। तो ये अगर किसी को कोई शक शुबा है कि हम इस्तीफा देने में कोई दूसरी राय रखेंगे या सोचेंगे, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से मेरे ख्याल से बात निकाल देनी चाहिए। आपका तैमूर साहब पॉइंट आ गया। दूसरा मैं खरल साहब के हवाले से मैं आपको क्लियर करता चलूं, जो खरल साहब हैं अब से कुछ देर पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे थे। उनका अपना तज्जिया है, अपना मौक़िफ़ है, वो पेश करते हैं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी एक पार्टी के साथ नथी करना सही होगा। एनी हाउ, मैं चाहूंगा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़, लेकिन मैं एक बात कहूँ माजरत के साथ मुदाखलत, ये शायद सियासत की मजबूरी होती है कि जब तक मुखालिफ के बारे में जो बात की जा रही होती है ना, तब तक आप हक पे होते हैं, और जैसे ही आपके अपने मफादात पे चोट लगनी शुरू होती है आप फौरन किसी को, आप कभी किसी को यूथिया कह देते हैं, कभी किसी को पटवारी कह देते हैं, कभी किसी को जियाला कह देते हैं। ये है मसला थोड़ा सा, अगर मौक़िफ़ से आपसे ना इत्तफाक किया जाए। अच्छा खेलदार साहब, जो बयानिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, खास तौर पे आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिससे आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं वो इत्तेफाक नहीं करते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं अपने कायद के बयानिए से, और क्या समझते हैं? आज तो गो के तकरीर नहीं हो पाई, आगे की जब तकरीर होंगी क्या ये बयानिया मजीद सख्त होगा? देखें, मुझे मौका देना जितना नूरुल्लाह हाफिज़ हमारे दोस्त को आपने मौका दिया, हमने सारी बातें बड़े तामुल से सुनी है उनकी, बड़े जी खेलदार साहब। जो अब मेरी बात ये, मैं ये आपको पहले बताऊं कि देखें PMLN में कोई कायद नवाज शरीफ के बयान से इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। ये जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर इख्तिलाफ होता तो जब CC की मीटिंग हुई थी पहली, वहाँ तो सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, वहाँ पे सबने बलोच साहब, कयूम साहब, दीगर रहनुमा आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही है ना, जो कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या फिर साइड पे हो रहे हैं? कौन जा रहा है मुझे बताएं सर? आपके बलोच साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब कौन है सर? बलोचिस्तान से आपके कादिर बलोच, कयूम साहब सर कौन है? कयूम साहब, अगर उसको बयान से मेरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि कोई छोड़ के नहीं जा रहा, मैंने आपको 2 नाम गिनवा दिए सर।
मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब से सर मीटिंग हुई थी जनरल आपके 5 रहनुमाओं की? TWC की मीटिंग हुई, उसमें जनरल साहब मौजूद थे। किसी को उसके बाद मीटिंगें होती रही, कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। सब कायद नवाज शरीफ के मुझ समेत जो भी रहनुमा है, जो कारकुन है, जो MNA MP है, सब उसे इत्तेफाक करते हैं। ये बातें सर MPs आपके 5 थे, आपको याद होगा वो जो मिलने गए थे वजीर आला पंजाब से। देखिए ये 6-8 महीने पहले से इन्होंने जो मुलाकातें की थी और उसके बाद वो बार बार हमें दोबारा अप्रोच कर रहे हैं, ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ आज जितनी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुत्तहद और मुनज़्ज़म है, इससे मैं समझता हूँ जैसे 99 में कितना मुशर्रफ ने कोशिश की तोड़ने की, मगर आज उससे ज़्यादा कोशिशें हुई है। इलेक्शन 2018 में कोशिश की गई कि उम्मीदवारों को हाथ उठाया जाए, मगर डट के पार्टी के कारकुन, उम्मीदवार, MP MNA खड़े हैं, सब इत्तेफाक करते हैं। मुझ समय मैं समझता हूँ, मुझे फख्र है मैं नवाज शरीफ का वर्कर हूँ और मुझे उस बयानिए पे इत्तेफाक है। मैं समझता हूँ वो ठीक है सर एक और सवाल, वो आपने जाहिर बात है मरियम नवाज का भी आई एम श्योर कि आपने इंटरव्यू सुना होगा जो कि उन्होंने बरतानवी नशरियाती एक इदारे को दिया था। वो इंटरव्यू था, उसमें जो कुछ कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को निकाल दिया जाए, उसके बाद फिर आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, वो भी बात कुछ आपको समझ आती है? वो किस तरफ लेके जा रहे, कुछ मिक्स बयानिया नहीं हो गया आपका? नहीं देखिए, इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या उसकी जो एक लाइन को गलत मिस उसका हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी आया था, कोई ये बात नहीं है। अगर मैं समझता हूँ अगर कोई बयाने में या हमारे किसी लीडर की बात में कोई होता तो हम गुजरांवाला में लाखों लोग इस तरह जलसा ना करते। हमने बाकी जलसे किए, पार्टी जो है जिस तरह खड़ी है और जितनी कोशिश आज तक की जा रही है, जिस तरह नेब को लगाया हुआ है, जिस तरह एंटी करप्शन को लगाया गया है, जो कार्रवाइयाँ हो रही है, पुलिस पंजाब की सारे इदारे हमारे पीछे लगाए हुए, पार्टी के कारकुनों के पीछे, रहनुमाओं के पीछे, मगर कोई इन्होंने फतवे भी जारी किए, गद्दारी के फतवे जारी किए, सारी कोशिशें इनकी नाकाम हो चुकी है। अब ये इसीलिए ये कोरोना के पीछे छुपना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा ये चोर है, लुटेरे हैं, फिर अवाम के दिलों से नवाज शरीफ नहीं निकला। फिर इन्होंने कहा गद्दार है, अवाम के दिलों से नवाज शरीफ नहीं निकला। आज ये बोल रहे हैं कि कोरोना है। भाई कोरोना आपके जलसों में, आपके कल तक जलसे हो रहे हैं, हमारे जब जलसे होते हैं तो आप कहते हैं कोरोना है। भाई SOP को सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम के दिलों से कभी नहीं निकल सकेगा। उसका बयान या उसकी तायद करते हैं, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की खुशहाली का बयानिया है, और ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का भी था और ये पूरी कौम का भी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नूर अल-रफ़ीन साहब, ये बयानिया जो है अब मियां नवाज शरीफ का, वो क्या आप आगे देखते हैं कि सख्त होता जाएगा? क्योंकि एक तरफ ये भी मौक़िफ़ है कि जितना सख्त बयानिया होगा उतनी ही जल्दी दूसरी जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से बातें होंगी या टेबल पे बात आने की बात होगी, और जितना सख्त होता जाएगा उतनी ही जल्दी चीज़ें होती जाएंगी। ऐसा होता कुछ देख रहे हैं आप? नहीं, फिल्मी बात है। अभी ये जो बात कर रहे थे खेलदार साहब, चूँकि उन्होंने मेरा नाम लेकर के कहा था मुझे टाइम दीजिएगा, तो मैं इसलिए बीच में नहीं कूदा, वरना आज के दिन में मेरी एक अहम शख्सियत से बात हुई है, नून लीग की, अब नाम ले लेता हूँ। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की शान में जो कुछ कहा है वो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। लगी लगाई रोजी नहीं, मतलब ऐसे कैसे नाम ले? नहीं सर, मतलब हर पार्टी में मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बिठाए हुए हैं। अगर मैं अपने ही धंधे से, तो मैं नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं हूं कि जब मेरी सामने से थाल उठा लिया जाए तो मुझे उस रिस्क में कीड़े नजर आने लगे। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता था, लेकिन चूंकि मुझसे सवाल पूछा गया नाम लेकर के, तो मैं नाम लेकर के जवाब देने का भी पाबंद हूँ। बात यह ब्रदर के नवाज शरीफ साहब को एक आम से इंटेलेक्ट के हामिल शख्स को उठा करके वज़ीर आला पंजाब बनाना, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को उस वक्त वो बुरा नहीं लगा। एक आम से आदमी को वजारत उज़्मा इंजॉय करते हुए बुरा नहीं लगा। एक आम से बिजनेसमैन को मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनना जो है वो बुरा नहीं लगा। उनको उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट भी प्यारी थी, ये सिस्टम भी लूला लंगड़ा जैसा भी था वो प्यारा था। छेड़छाड़ करने से वो कभी किसी से बाज नहीं आए। मतलब मैं हैरान हूँ खुदा की कसम कि जो बातें मुझे शायद बहुत बाद में पता चली हैं, वो इन सियासी लोगों को तो बहुत पहले से पता है। मतलब उनको कुछ ऐसी बातें जो ऑन एयर भी नहीं कही जा सकती, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो अमीरुल मोमिनीन बनने का खत था उसका नतीजा तो यही होना था। और इस वक्त जो आखिरी गलती उनसे सरजद हुई है, आखिरी गलती मैं कह रहा हूं, जब तक नवाज शरीफ के बयानिए को नून लीग खुद दफन नहीं कर देती,
जब तक बाकायदा माजरत, माफी, तलाफी नहीं हो जाती, उस वक्त तक पाकिस्तानी सियासत में नून लीग और नून लीगियों की कोई गुंजाइश, कोई जगह बाकी नहीं है। आपको याद है आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाई थी, उसके बाद फिर जो ईंट से ईंट उनकी हुई थी, मुल्क से बाहर चले गए थे बीमारी का नाम लेकर के, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी साहब को होने वाली बीमारी इस मुल्क से गई, उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब से एहतियाब हुए। मैं ज्यादा खुल करके बात नहीं कर सकता, मेरा ख्याल है कि सब लोग सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तानी सियासत हमेशा से इसी तरह से लूली लंगड़ी रही है, मोहताज रही है बेसाखियों की, आज भी होगी। लेकिन बात ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, कि जैसे आखिरी जिहादी जो है वो नवाज शरीफ है, जैसे आखिरी टार्जन जो है वो हमारे ये सियासतदान है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और एक चीज जो असद खरल साहब ने कही, बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मैं एक चीज असद खरल साहब से डिस्कस करना चाहता हूं। असद खरल साहब सर रहनुमाई कीजिए, मेरे दिमाग में एक बात आई है। आपने फजलुर रहमान साहब के फजाइल गिनवाए, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हजरत मेरी अपनी जो समझ है, सूझबूझ है, वो बताती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुझे भी कुछ ऐसे ही शायबा था कि अब अगर ये यू टर्न लेते हैं तो इनकी विकेट जाएगी। लेकिन सर जब वो उस धरने से वापस गए हैं और उन्होंने, उनके हाथ में जो कार्ड है वो मजहब कार्ड है, उन्होंने उसका बखूबी इस्तेमाल किया और बच निकले। तो अगर ये जो इन्होंने कहा था ना कि अगर उनको एक वजारत भी थमा दी जाए तो वो अब भी बच निकलेंगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कार्ड है जो ना मेरे पास है, ना आपके, ना किसी सियासतदान के। वो कार्ड है मजहब कार्ड, जिसका इस्तेमाल बहुत कुछ करवा सकता है। अब अच्छा खरल साहब, इसका भी जवाब दीजिएगा, साथ साथ इसका भी जवाब लेना चाहूंगा कि हुकूमत जो है वो आपको लगता है कि इस वक्त प्रेशर में है, क्योंकि जलसों का जवाब वो जलसों से दे रही है, वो जब भी कोई बात आती है तो आगे से धमकियां देना शुरू हो जाती है, गवर्नेंस पर फोकस करती हुई जो हुकूमत है वो नजर नहीं आती है। देखें, फिर मैं फ़ज़ाइल जो गुनवा देता हूँ उनके हुकूमत के भी। हुकूमत जलसों से, परेशानी से ज़्यादा जो आवाम की दुर्गत बनी है, जो 2.25 सालों के अंदर जो आवाम से वादे किए गए थे, 55 रुपए चीनी महंगी हो गई इस हुकूमत के दौर में, 80 रुपए आयल और घी महंगा हो गया फ़ी किलो इस हुकूमत के दौर में, 35 रुपए किलो आटा जो था वो 80 रुपए मिल रहा है, जो 6-5 रुपए की रोटी थी वो 8 रुपए में नहीं मिल रही, जो 7-8 रुपए का नान था वो 15 रुपए में नहीं मिल रहा। जिस 5 मरले के घर से या उससे छोटे घर को गैस का बिल आता था 500, आज वो 3000 आ रहा है। जिसको बिजली का बिल आता था 3-4 हज़ार, उसको आज 9-10 हज़ार आ रहा है। पेट्रोल में इजाफा हो गया। उसके बाद गैस जो है वो उसके कमी अलहदा से है, जो लोड शेडिंग है। फिर उसके बाद बिजली की कीमतों में, जिस तरह मैंने बता दिया, पेट्रोलियम की कीमतों में बता दिया। जो एक बंदे के घर का बजट जो था वो, अगर मुझसे छोटे घर का यूनिट जो है, जो 10-15 हज़ार जिसकी तनख्वाह होती है, अगर वो 10 हज़ार में बनता था, आज वो 20-30 हज़ार उसका खर्चा है। तो मामला ये है कि बहुत सारे मसाइल है इस हुकूमत के, जो दावे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने किए, अवाम ने तीसरी कुव्वत के तौर पर, आखिरी उम्मीद के तौर पर इनको लेके आए। अब मामला ये हुआ है कि अवाम की जो तवक्कुआत है, जो इन्हें रोज़गार देना था, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, वो मेरे ख्याल 50 लाख वैसे बेरोज़गार हो गया है, और उसके बाद 50 लाख घर बनाने थे, उल्टा कई लोग बेघर हो गए हैं इनकी पॉलिसियों की वजह से। ये इंडिकेटर कहते हैं जी हमें विरासत में मिली हैं चीज़ें, 2.25 साल तक ये कितनी देर बेचते रहेंगे। ये इंडिकेटर बताते हैं कि जी ठीक है जी, करंट डेफिसिट ख़त्म हुआ, आम आदमी उसको इससे कोई उसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा उस तक, आम आदमी के मसाइल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब ये डॉलर जो है 10 रुपए तक उसकी जो कीमत है वो यानी मुस्तकम हुआ, और 10 रुपए की कदर बढ़ी और डॉलर की कम हुई। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं जनाब हमने कर्जे जो है हमारे ऊपर थे, ये हमारे क्राइसिस थे। तो 2.25 साल के अंदर आप बता दें कि आम आदमी की क्या हालत बेहतर हुई है। ये प्रेशर है सबसे बड़ा हुकूमत के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूँ कि जलसों, धरनों, इन मार्चिस से जो है ये हुकूमत जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस यही रही, डिलीवरी यही रही, मरकज में हुकूमत है, 3 सूबों में हुकूमत है, और अगर लेकिन तब भी सर अगर परफॉर्मेंस ये भी रही तब भी क्या जाएगी ऐसी अगर ऑपोजिशन हो? क्योंकि मैं भी तैमूर साहब से यही सवाल करने वाला था कि ऑपोजिशन जो है वो उसका काम होता है हुकूमती इकदामात पर चेक एंड बैलेंस रखना। 2-2.5 साल तक तो ये अपने चक्करों में मसरूफ रहे, 2.5 साल बाद पीडीएम बनी और अब आके ये सामने आना शुरू हुए हैं। वो भी अब जो तनकीद की जा रही हुई है कि अपने केसेस की वजह से जब इन पर प्रेशर इतना बिल्डअप हो चुका है उसकी बाद ये आए हैं। तैमूर साहब, अब आपके सामने यही सवाल है, बतौर ऑपोजिशन आप अपने आप को कैसे रेट करते हैं? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, बतौर ऑपोजिशन आपने क्या वो ऑपोजिशन की है जो कि अगर आपकी हुकूमत होती या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ऑपोजिशन में होती तो वो जो ऑपोजिशन कर रहे होते आपको लग पता जाता? देखें, ये जो जलसे जलूस हो रहे हैं
और ये लाखों लोग हर जलसे में शिरकत कर रहे हैं, तो ये खाली इसलिए नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में आ रहे हैं, नून लीग के सपोर्ट में आ रहे हैं। ये जो बंदा है ये वही गरीब मिस्कीन आदमी है, ये प्लम्बर है, ये ड्राइवर है, ये मजदूर है, ये नाई है, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये सारे तंग आकर ही बाहर इन सड़कों पर आ रहे हैं। सर निकाला तो आप लोगों ने ही है ना, जो अपोजिशन के झंडे तले ही ये बाहर निकले हैं ना, तो 2.5 साल तक क्यों नहीं ये बाहर निकले? इससे पहले जब 1 साल तक तो चले था ना, साल बाद ही आप निकल आते, उस वक्त तक वो ट्विटर भी खामोश था, कोई धरनों की बातें भी नहीं हो रही थी जब तक मियां साहब बाहर नहीं गए। और यहां पर आपकी जानिब से भी जो अभी तक रिलीफ तो है ना आसिफ अली जरदारी साहब को भी। आपने बड़ी अच्छी बात की और इसका जवाब भी आपको मुझे अच्छा देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से ये हुकूमत आई है, मैं इलेक्शन में खड़ा था, मेरे सारी पुलिस इलेक्शन में खड़ी थी, जिस तरह की धांधली बिफोर पोल्स हुई इस इलेक्शन में कभी नहीं हुई। ये मेरी तीसरी इलेक्शन थी कंसेक्यूटिवली, ये हाल कभी नहीं देखा, फिर भी हम अनइमेजिनेबल लीड से उसके बावजूद जीते, ठीक है ना। तो ये सारे जो लोड हमारे ऊपर आते हैं हम बर्दाश्त करते, पर फिर भी हम चुप रहे। हम चाहते थे कि एक हुकूमत आइए, खान साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कभी कभी तो मेरा भी दिल कहता था यार खान साहब को आने दो, जरा इसको एक मौका दे, तो मौका खान साहब को मिल गया। तो हम चाहते थे कि इनको 5 साल परफॉर्म करने दें, हो सकता है सेलेक्टर्स ने अच्छे बंदे सेलेक्ट कर दिए, पर जैसे टाइम गुजरता गया इन्होंने 100 दिन मांगे, हमने कहा ठीक है, इन्होंने 6 महीने मांगे, हमने कहा ठीक है, साल मांगा, हमने कहा ठीक है, 2.5 साल होगा, आधा टेंडर ने पूरा कर दिया है। तो आखिर जिस हिसाब से ये जा रहे हैं, जिस हिसाब से करप्शन हो रही है, नवाज शरीफ साहब के टाइम पे 117वें नंबर पे था हमारा मुल्क एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम पे मोस्ट करप्ट नेशन में से, इनके आने के बाद 3 दर्जे और बदतर हो गया है उससे। तो क्या हम चुप करके बैठे रहें जब हम देख रहे हैं हमारे लोगों के पास 2 वक्त का खाना होता था, 1 वक्त का खाना भी नहीं है? तो हम चुप करके बैठे रहे, हम इनको हुकूमत करने दें। लेकिन तैमूर साहब कम से कम ये देखिए ना, पाकिस्तानी सियासत में हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के सदक़े में हमारे गुनाहों से कतई नज़र वो दिन भी दिखाया कि जब पीपल्स पार्टी को भी करप्शन से नफरत होने लगी। ये तब्दीली तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन से है, और आज परफॉर्म भी आरफीन साहब कर रही है, तो सिंध की हुकूमत परफॉर्म कर रही है। आपका पीटीआई का आता है एमएनए पार्लियामेंट्री लीडर, आपका चीफ वेब पे आगा, वो आके सिंध की अस्पतालों की तारीफ करके जाता है। कहें तो अभी आपको मैं क्लिप सुना दूं, मेरे पास इस फोन में मौजूद है, कि सिंध में सबसे अच्छा काम हो रहा है। क्या हाल है आपका पंजाब का? क्या दिल पे हाथ रख के बोले मेरा कोई पीएमएल का मैं वर्कर नहीं हूं, पर क्या शहबाज शरीफ के दौर में गवर्नेंस बेहतर थी, काम हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी? शहबाज शरीफ की तैमूर तालपुर साहब तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह। एनीहाउ बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि लास्ट फ्यू मिनट से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ ले लें। खेलदार साहब, जो अगर आपका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मकसद यही है कि ये हुकूमत चली जाए, हुकूमत जाएगी तो नए इंतखाबात होंगे, नए इंतखाबात, आपने नए इंतखाबात के लिए क्या कुछ तैयारी की? क्या कुछ रिफॉर्म्स आप लेके आए? नैब से आप शिकायत करते रहे हैं, नैब रिफॉर्म्स के हवाले से आपने क्या कुछ किया है? अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं उसके बाद क्या गारंटी है कि जो कुछ आपको इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा से आपको नहीं होंगे? देखें, पहली एक बात, नूरुल आरफीन तेज और तलख तज्जिए करते रहे हैं, हमेशा हम करते रहते हैं। अगर आज जिस ख्वाहिशात का उन्होंने इज़हार किया है, मुझे बड़ी हैरत और अफसोस भी हो रहा है। मैं आरफीन साहब को बता दूं, ये मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी कि नवाज शरीफ की सियासत को दफन कर दूंगा, ये इमरान खान ने भी आज कोशिश करके देख ली है। 2.5 साल में उन्होंने बड़ी कोशिश की है, ना वो कोई करप्शन निकाल सके नवाज शरीफ, ना वो नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से निकाल सका। अगर तीसरा भी कोई निकालना चाहता है तो मैं ये मैसेज देता हूँ कि नवाज शरीफ की बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चलती है। अगर चलती तो ये जो उनके कैबिनेट हैं, ये जल्द से जो प्राइम मिनिस्टर से लेके उनके वज़रा मुशीर 24 घंटे नवाज शरीफ का नाम लेकर उनको याद करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आप नवाज शरीफ को माइनस, ये जो फार्मूला है माइनस वाला, ये कभी नहीं हो सकता। सियासतदान हमेशा, बल्कि नवाज शरीफ की इतनी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, आप मोटरवे पे सफ़र करेंगे आपको नवाज शरीफ याद आएगा, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको नवाज शरीफ याद आएगा। हर जगह पे जो भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उनका एक बड़ा किरदार है, उनकी बड़ी एक मेहनत है, और वो मौसम पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ ये उनकी वही ख्वाहिशात है जो बाकी मुशर्रफ जैसे मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं जी, तो ये नवाज शरीफ ने घर से एटम बम बनाया था सर। आपने सारी जमीन जायदाद बेच करके उन्होंने मोटरवे बनाई थी। आप बात सुने, हौसला रखें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करता हूं। आपकी ख्वाहिशात जो है मुझे पता है कि
आप अगर साफ ही नहीं होते, अगर पीटीआई के कोई होते या किसी और पार्टी के होते, तो मैं आपको उस अंदाज से जवाब भी सर, लेकिन ईमानदारी की बात है, अगर आप मुझ पे पीटीआई का होने का इल्जाम भी लगा देंगे तो मैं क्या कर लूंगा? देखिए, मैं तो चुपचाप मिस्कीनों की तरह सुनूंगा, जैसे अभी तैमूर साहब को एतराज हुआ था असद खरल साहब पे। लेकिन मैं हैरान हूं, आपके कहने पे मुझे बताना पड़ रहा है, असद खरल साहब ने इतनी लंबी चार्जशीट गिनवाई मौजूदा हुकूमत की जो है नाअहलियों की, लेकिन तैमूर साहब के मुंह से एक जुमला नहीं निकला कि हाँ अब आप पीटीआई के नहीं, अब आप मुझे तज्जियाकार लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीटीआई के पीपल्स पार्टी के बारे में बात की थी, उनको बुरा लगने लगा। मैं देखो, आप नहीं कह रहा हूँ कि आप पीटीआई आप करते रहे। मैंने पहले आपके शो में भी ये बात तजिया इस तरह के सुने, ये सुनिए सारी, मैं सुनता रहा हूँ, ये आपका हक है, मैं उसमें वो नहीं, आपके लिए इज्जत है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, पीडीएम की तहरीक आइन के मुताबिक है। आइन में जो होगा वो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती हो, पाकिस्तान में वोट से, अवाम की पर्ची से जो फैसले हैं उसको तस्लीम किया जाए। हमारी कोई ज्यादा लड़ाई नहीं है, हम सिंपल बात कर रहे हैं। हमें ये जाली हुकूमत हम घर भेज के इस प्राइम मिनिस्टर से जान छुड़ाएंगे, या ये हुकूमत चलेगी या पाकिस्तान चलेगा, एक फैसला होना है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सैर कामरान साहबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं। असद खरल साहब चीफ न्यूज़ एनालिस्ट हैं बोल न्यूज़ के, सीनियर तज्जियाकार हैं। और अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सैर साहिबा, माजी में सिंध गवर्नमेंट खासतौर पर मुराद अली शाह साहब मुकम्मल लॉकडाउन के हामी हुआ करते थे इस कोरोना को लेकर। अब कुछ दिन पहले वो खुद कोरोना का शिकार हुए। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं। आज कमर जमान कायरा साहब की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो सेहतियाब हो गए, लेकिन 59 हलाकतें गुज़िश्ता 24 घंटे में हुई। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की क़यादत पीडीएम में जो इस वक्त शामिल है वो ये कोशिश कर रही है कि तहरीक भी चलती रहे, ये जलसे भी होते रहें। अवाम की जान को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ देना है या इस हुकूमत को घर भेजना है? पहला मकसद क्या है अपोजिशन का? शुक्रिया अरबाब। बात तो अवाम की बका की और मुल्क की सालमियत की है। अगर तो ये हुकूमत इसने कोविड को बर वक्त इक़दाम करके रोक दिया होता, पाकिस्तान में इसकी एंट्री ना होती, तो आज इतनी अमवात भी ना होती। ये वो हुकूमत है, ये वही वज़ीर आज़म है जो कि समझते थे कि कोविड जो है वो फ्लू है। ये वही गवर्नर इनके जिन्होंने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। आज बात जो है वो अवाम की ज़िंदगी, सेहत और बका की है। इस वक्त जिस आजमाइश से पाकिस्तान गुजर रहा है, अगर इस वक्त भी खामोश रहा जाए तो आगे के हालात तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। देखिए, बात यह है कि क्या आपको ऐसे कोई इक़दाम हुकूमत के नज़र आ रहे हैं? नहीं। अभी जो मैं समझती हूँ कि इतना ज़रूर हुआ कि पीडीएम के जलसों ने इनको ये एहसास दिला दिया कि कोविड जो है ख़तरनाक वबा है। वरना इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस किस्म का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, वो तो आवाम को जितनी हमने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिशें की, उन्होंने उसको सबको सबटाइज कर दिया। अगर आज उनको ये एहसास हो गया कि कोविड एक बहुत जो है ना ख़तरनाक जो है वबा है, तो मुझे ये बताएं कि उन्होंने इक़दाम क्या लिए। यानी जहां उनकी अपनी मर्जी, गुजरावाला में फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जलसा जायज़, ठीक है, परसों जो है जुल्फी बुखारी का जो है वो जलसा जो है वो भी जायज़ था। फिर ये कि ये अपने तमाम जलसे करते रहे। मसला इनको कोविड का नहीं है, क्योंकि कोविड से अगर हमें नजर आता है कि हुकूमत संजीदा है अवाम की सेहत और ज़िंदगी को लेकर, अगर हमें ये लगता है कि ये हुकूमत संजीदा है मुल्क की सालमियत और बका को लेकर, तो यकीन करें कि हम ये नौबत ही ना आती। ये वो हुकूमत है जिसने मुल्क की यकजहती को लेके, अवाम की जिंदगियों को लेकर तल्ख कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आने वाली हुकूमत ने 1 करोड़ 37 लाख लोग जो है वो बेरोजगार कर दिए। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसने महंगाई का एक ऐसा आसेब ले आई है जो हर लम्हे डस रहा है पाकिस्तान के अवाम को। हर लम्हे सिसक के वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। ये जो हम तो फिर अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं, हम तो फिर जो भी हमारे पीडीएम के जलसे हो रहे हैं उन्हें बता रहे हैं कि सर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त पहले मुत्तहिद होकर ये कोरोना को शिकस्त दे दें, ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर बैठ जाए, आपस में इत्तेहाद कर लें सिर्फ इस मामले पर, और फिर उसके बाद फिर आपस की लड़ाई तो चलती रहेगी, लोगों की जान महफूज रहेगी, तो महंगाई हो या ना हो गुजारा तो कर ही लेंगे, लेकिन जान ही महफूज नहीं रहेगी, तो फिर ये कौन आएगा जलसों में आपका साथ देने? देखिए, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत किसी के साथ मिल बैठ के करने वाली है? यानी कश्मीर के इशू पे ये वजीर आजम साहब जो है ऐवान से गायब हो गए जब रेजोल्यूशन पास हो रही थी। जब मीटिंग हो रही थी वज़ारत ख़ारजा में तो ये उस वक्त वहाँ पे नहीं थे। जब गिलगित बल्तिस्तान पे हो रही थी तो वहाँ पे नहीं थे। ये मतलब मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान के मनसब पे एक ऐसा शख्स फाइज है
जिसको ना मैं समझती हूँ कि ना उसके लफ्जों के चुनाव में ये लगता है कि वो इस मनसब के लायक है, लोगों की वो नकलें उतारता है, खवातीन को इसका एहतराम नहीं है। तो किसी जगह पे उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि किसी एक इशू के ऊपर कौमी यकजहती दिखा सके, और हर जगह पे हमें सिफारती महाज पे भी नाकामी पे नाकामी है। आप इसने मुल्क, मुझे वाकई सोचने पे मजबूर हूँ कि ये एजेंडा क्या है, एजेंडा तब्दीली क्या है, ऐसी तब्दीली जो तबाही बन चुकी है। यानी आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया, पहले खलीजी ममालिक के साथ, उससे पहले चाइना के साथ, अब यूरोपियन ममालिक के साथ। ये एजेंडा क्या है? यानी ये जब कंटेनर पे बैठे थे तो ये कहते थे, तरकीब देते थे कि बिल जला दो, उनकी से पैसा भेजो, सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाओ, और आज जब ये इक़्तिदार में है तो ये हर वो अमल कर रहे हैं जिससे मुल्क के अंदर बदअमनी हो, इंतशार हो, पोलराइजेशन हो। क्योंकि आप ये देखें कि मुझे एक इकदाम ऐसा बता दें, क्या इन्होंने स्कूल बंद कर दिए? मुझे बताएं, 300 लोगों की जो है खुले जगह पे शादी जो है उसके अंदर कोविड नहीं फैलता, उन 300 लोगों से बिल्कुल नहीं फैलेगा। जो पीडीएम के जलसे हैं उनसे जरूर फैलेगा। देखिए, हम तो बता रहे हैं, हम तो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि आप जो है सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, आप मास्क पहनकर आएं। हम वो तमाम जो है वो हिफाजती इकदाम जिनको हुकूमत करने में नाकाम रही, हम उन सब बातों पे एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन आज अवाम की आवाज़ किसी को तो बनना है। या आप ये सोचें कि इसी तरीके से पाकिस्तान की तबाही हो और हम तमाशा देखें और लोग कल को हमें इल्जाम चलें, यानी पॉइंट आपका आ गया कि इस वक्त थे, आपको वोट किया, आवाम की आवाज़ आप लोग अपने आप को इस वक्त तस्वुर कर रहे हैं। सर साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। जाफर इकबाल साहब, जब ये कोरोना की पहली लहर आई थी, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त लंदन में थे, वो वापस आए कि पाकिस्तान वापस आऊँगा, मैं कोरोना के ख़िलाफ़ अपनी कौम की मदद करूँगा। फिर हमने अक्सर देखा कि वो लैपटॉप के सामने एक कमरे में बैठकर इजलास की सदारत भी कर रहे होते थे, पार्टी मीटिंग्स भी कर रहे होते थे। तो खुद इस हद तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे थे कि एक कमरे में खुद को कैद कर लिया था। और आवाम को अब आप जलसों में बुलाने की दावत दे रहे हैं, आने की दावत दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में आए, जलसों में शरीक हों। ये आज 59 लोग अपनी जान से चले गए, रोज़ ये फिगर बढ़ता जा रहा है। तो ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं सर आप इस वक्त आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इससे कोई किसी को इनकार नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर सख्त भी है और तशवीशनाक भी है। और जो मुझे मीडिया देख के या अभी आपकी सारी गुफ्तगू देख के लगा कि वो सारे के ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब हैं, जो लैपटॉप के पीछे बैठा करते थे। मैं भी आपसे दूर हूँ, कैमरे के सामने बैठा हूँ, चलें कैमरे के आगे बैठा हूँ, पीछे नहीं बैठा, इसको इस अंदाज में कर लें। अब भाई, अगर लैपटॉप के पीछे नहीं बैठेंगे तो वीडियो लिंक पे कैसे बात कर सकेंगे? और वो लैपटॉप कहाँ इस मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था? वो भी शहबाज शरीफ साहब थे। और आज वो सबके काम आए और आने चाहिए। आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें ये करना चाहिए, मैं पिछले 10 दिन से ये बात कह रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ये ना भली लगती हो कि हमारे मुल्क में एक मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जिन्हें शायद इमरान खान कहा जाता है आजकल। तो उन्हें किसने मन बैठे हैं? वो सिर्फ हुकूमती, देखें, अगर तो कोई मालियाती फ़ैसला उन्होंने करना है तो भले वो करें, उनके पास अक्सरियत है, वो अपनी पॉलिसी बनाएं हुकूमत चलाने की, वो मुल्क के आगे जो जितने भी मामलात हैं उनको अपने हिसाब से चलाएं, जो उनका मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है। और अगर किसी इशू पे आपको कौमी लीडर्स को और कौमी धारे में जो क़यादत है उनको साथ लेके चलना पड़े, जहां आप इतना कंसर्न है, आप समझ रहे हैं, और मैं भी ये समझता हूँ, ये हकीकत है, आप नहीं, मेरी भी यही राय है कि इससे निपटने के लिए हमें बहुत अहम इक़दाम करने चाहिए। उसमें नंबर 1 पे मैं तजवीज़ करूँगा, अगर जनाब इमरान खान साहब टीवी देखते हैं या जो टीवी देख कर उन्हें बताते हैं, अगर वो आज टीवी देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश कीजिए, दरख्वास्त कीजिए कि भाई आप कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर मौजूद तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाएं, ज़रा अपना दिल बड़ा करें। अगर आपको किसी का मंशूर पसंद नहीं तो भले ना हो, अगर किसी का चेहरा पसंद नहीं, किसी का लबो लहजा पसंद नहीं, या किसी की शख्सियत से आपको कोई शिकायत है या पर्सनैलिटी क्लैश है, तो एक लम्हे के लिए छोड़िए इमरान खान साहब, आप वज़ीर आज़म बनिए। इन सब को बुला के और बैठ के एक फ़ैसला करें। जब कौमी पॉलिसी बनेगी, लोग ये फ़ैसला मिलकर करेंगे तो सारे उसके ऊपर अमल करेंगे और चलेंगे। लेकिन अगर आप ये ना करना चाहें और करें भी ना, तो और जो आपको इक़दामात आज जाफर साहब जो आप तजवीज़ कर रहे हैं, अगर इस तरीक़ेकार पर हुकूमत चले और तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाकर ये तजवीज़ पेश करे कि अपोजिशन भी जलसे ना करे, तो फिर आप लोग जलसे ख़त्म कर देंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कौमी पॉलिसी बनाएं, सिर्फ जलसे भाई मसला नहीं है। मैं पिछले 3 दिन अपने हलके में रह के आया हूँ, पीडीएम का जलसा तो वहाँ पे हो रहा है। मैं तो रोज़ हज़ारों सैकड़ों लोग जनाजों में, शादियों में, बाज़ारों में, और वहाँ पे कहीं कोई पाबंदी नज़र नहीं आई मुझे तो। गुजरात, लाला मुसा, डिंगा,
आज मुझे अटक भी जाने का मौका मिला, वहाँ भी मैं 2 तकरीबात में गया, कहीं कोई SOPs नहीं है, हज़ारों लोग इकट्ठे हैं, ना इंतज़ामिया है, ना हुकूमत है, ना कोई ऐसी चीज़ जाफर साहब है देखें, कोई बताया बाजारों में पूछा जा रहा। हजारों लोगों को दावत देकर नहीं बुलाया जा रहा, जनाजे में भी लोग बहालत मजबूरी शिरकत करते हैं, किसी को तो दावत भाई नहीं दी मैंने जाती। यही तो मैंने जलसों में तो आप लोग हजारों लोगों को दावत दे रहे हैं कि आवाम आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, जलसों को कामयाब बनाएं, तहरीक को कामयाब करें। तो मेरे ख्याल मेरी जो जो बात तजवीज़ आपको, मुझे लग रहा है मेरी तजवीज़ आपको पसंद नहीं है कि सारे लोग मिल बैठें और कौमी पॉलिसी बना ले, और जब कौमी पॉलिसी बनेगी तो यकीनन सब उसका हिस्सा होंगे, क्यों नहीं अमल करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने ये अमल 5 साल किया और हमने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को चेयर करते थे और तमाम पार्लिमानी रहनुमा आते थे। हाँ, इमरान खान साहब तब भी तशरीफ़ नहीं लाते थे, वो कभी नहीं बैठे, वो चाहे तुर्की के प्रेसिडेंट आए तब भी नहीं बैठे, CPAC के ऊपर आपका इजलास हो पार्लिमानी रहनुमाओं का तब भी नहीं बैठे, यमन वाले मामले पे हो तब भी नहीं बैठे। और अपनी हुकूमत के अंदर 3 ऐसे इजलास हैं, एक तो बकौल शेख रशीद के उन्हें साथ वाले कमरे में बिठाया था, और एक वो इजलास जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ जिसमें वो याद सादिक साहब के बयान को लेकर सिलसिला बना, उसमें भी जनाब वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठे रहे, लेकिन कमेटी रूम में आके पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ बैठना पसंद नहीं किया। तो मेरी ये दरख्वास्त है, यकीनन हम भी अमल करेंगे, हर शख्स अमल करेगा, लेकिन आके बिठाएं तो सही ना। बिठाना वज़ीर आज़म ने, हमने नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो कोविड अपनी जगह एक मसला है, लेकिन कोविड-18 जिसको कुछ लोगों ने कहा वो इससे बड़ा मसला है। अभी गंदम की फसल हम काश्त करने जा रहे हैं, मुझे खाद की बोरी जो नवाज शरीफ के दौर में मिलती थी 2400 रुपए की, 2400 रुपए की, वो आज 4400 रुपए की मिल रही है। जो यूरिया की बोरी 1200-1400 रुपए की मिलती थी वो आज 2200-2400 महंगाई वाला इशू है साहब, इस पर तो मजीद डिटेल से जरा दूसरे हाफ में भी इस पर बात करेंगे। नहीं, महंगाई नहीं मेरे भाई, एक लम्हा महंगाई नहीं। आपको पता है कपास की फसल आपकी 50% कम हुई है। ये अमीर अब्बास साहब उस इलाके से हैं जहाँ कपास काश्त होती है, इनसे पूछिएगा कि इन्हें कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ कपास की फसल से। और 50% अगर कम हो तो मुल्क की मईशत पे और GDP पे कितना फ़र्क पड़ता है। वो कि मुझे बहुत ज़्यादा वो इशारे और नुक्ते नहीं आते मईशत के, लेकिन जब आधी फसल होगी, आप उधर भाषण दे रहे हैं जी लूम्स चल पड़ी हैं, तो भाई पावर लूम्स के अंदर कॉटन होगी तो धागा बनेगा ना। अगर कॉटन ही आधी हुई है तो फिर आप धागा कैसे बनाएंगे। तो इसलिए वो कोविड-18 भी उतना ही जो है इस मुल्क को तंग और परेशान कर रहा है, उसका भी कोई ठीक है। चलें जाफर साहब के वापस आता हूं। तो अमीर, अब ये जाहिर है ये तमाम इशूज़ जाफर साहब जो बता रहे हैं, सैर कामरान साहब जो बता रही हैं, ये महंगाई, बेरोज़गारी, मुल्क की ख़राब होती मईशत, ये अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अब जिस वक्त ये कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज़ हो रही है, क्या समझते हैं आप, क्या ये मुनासिब वक्त है कि अभी इन तमाम मामलों पर सियासत की जाए, या लोगों की जान को इस वक्त महफूज करना अवलीन तरजीह होनी चाहिए, खा हुकूमत हो अपोजिशन हो? क्या राय है आपकी? अरबाब, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाफजाबाद में जलसा किया, मैं उन चंद पहले लोगों में से एक था जिसने बगैर लगी लिपटी रखे और अगर मगर किए कहा कि ये गलत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑपोजिशन अगर जलसे कर रही है तो उसके पीछे एक वजह हो सकती है, इनके पीछे इनके पास एक कॉज ऑफ ग्रीवेंस है। वो गलत है, ये ठीक है, लेकिन इनके पास एक जवाब है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई, धांधली हुई, फुला फुला फुला, लिहाजा हम बाहर निकले हुए। भाई प्राइम मिनिस्टर अगर जलसे कर रहे हैं हाफजाबाद जाके, फिर सवात जाके प्राइम मिनिस्टर, फिर तुरबत गए हैं, वो 2 दिन पहले फैसलाबाद गए हुए थे, गैदरिंग्स, छोटी गैदरिंग से लेके एक हॉल से लेके बड़े बड़े जलसे, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या जवाब है? तो मैं सबसे पहले तो मैंने हुकूमत को मैंने कंडेम किया था। अब आ जाए आप ये जो ऑपोजिशन का है, देखिए जब गुजरांवाला का जलसा ऑपोजिशन ने किया तो ये बात इस तरह किसी ने नहीं कही सिवाय हुकूमत के 1-2 लोगों ने कि जी जलसे ना करें, कोरोना है। उसके बाद कराची में जलसा हुआ, किसी ने ये इशू नहीं उठाया, ना मीडिया पे ना सोशल मीडिया पे कि जी कोरोना है आप जलसे ना करें, ऑल्दो उस वक्त भी ये वबा मौजूद थी। हत्ता कि क्वेटा के जलसे तक किसी ने ये बात नहीं की। आज अगर ये पेशावर के जलसे के बारे में बात हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि सेकंड वेव जो है वो एक खतरनाक फेज में दाखिल हो चुकी है, और ये दाखिल हुई है गुज़श्ता 2 हफ्ते में। उससे पहले सिलसिला तो चल ही रहा है फरवरी मार्च से, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो अमवात जो पहले रोज़ाना 5 से 6 थी, अब वो 50 से आज जैसे आपने बताया वो क्रॉस कर चुकी हैं। रोज़ाना जो मुतासर हो रहे हैं लोग, उनकी तादाद पहले 1800 से 2000 थी, फिर वो 2500 तक पहुंची, अब वो 3000 क्रॉस करने जा रही है अगले 102 दिनों में। लिहाजा अब जो ये आज का जलसा था, और इसके बाद देखिए फिर 30 नवंबर को ठीक 8 दिन के बाद एक और जलसा मुल्तान में होने जा रहा है, फिर उससे 13 दिन के बाद लाहौर में जलसा होने जा रहा है, फिर उसके बाद मतलब 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा होने जा रहा है। तो ये जो इतनी पब्लिक गैदरिंग्स आप करेंगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
सियासतदान, देखिए जो पॉलिटिशियन है वो हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनके फुटस्टेप्स पर चलते हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि भाई शादी हॉल्स बंद करवाएं, रेस्टोरेंट्स बंद करवाएं, बाकी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको महदूद करें, एसओपीज इंप्लीमेंट करवाएं। कैसे हो सकते हैं जब ऑपोजिशन बड़े बड़े जलसे करेगी? तो आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात ये कही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीओसी का फैसला जो है ये मानना सब पर जरूरी है। बहुत सारे ऐसे ये भी कराची में शादी हॉल बंद करने के लिए हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप खुद जलसे कर रहे हैं, हम क्यों बंद कर दें? तो ये एक क्योस की तरफ हम जाएंगे। बेहतर ये है कि जो जाफर साहब ने तजवीज दी इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है, हुकूमत इनके साथ बैठ जाए, लेकिन हुकूमत ने कोशिश की, ये नहीं साथ बैठे। 4 अजला में स्पीकर स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। तो जहां पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है वहां हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन लग रहे हैं। कल कराची में 70 इलाके रात में सील कर दिए गए, रात 12 बजे से। यहाँ पर इतनी शदीद एसओपीज को फॉलो करवा रहे हैं और फिर जलसे जुलूस में खुद भी जा रहे हैं, लोगों को भी दावत दे रहे हैं। देखिए अरबाब, वो तो आपको याद होगा मुराद अली शाह साहब। अमीर सर रुकिएगा, मैं आपसे इसका जवाब लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैसल साहब, अब आप पर ये उंगली उठ रही है कि ज़ाहिर है ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आप खुद भी तो अभी हफ्ता भर पहले तक जलसे कर रहे थे। 13 नवंबर तक आपकी कैंपेन चल रही थी गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ वफाकी वज़रा मौजूद थे, बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे थे। तो ये तमाम कोरोना सिर्फ अपोजिशन के जलसों में तो नहीं फैल रहा, हाफिज़ाबाद, स्वात, फिर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहर, वहाँ भी तो बड़ी तादाद में आप लोगों ने लोगों को जमा किया है, उससे नहीं फैला कोरोना? जी हाँ, बिल्कुल बात यह है कि सबको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो अभी सेकेंड वेव है ना, ये अभी से ऊपर उठ रही है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। ये हमें पिछले एक हफ्ते के अंदर ज़्यादा तेज़ी आई है और उससे पहले एक ब्रेक भी आया था, सबको पता है। एक पहली फेज़ आई थी, उसके बाद हालात बेहतर हुए थे और उसके बाद अब ये दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक आई है। हमें इनके जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन करें, हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं आता, बल्कि हमें फ़ायदा होता है इनके जलसों से। लेकिन हम आवाम के लिए कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, हम उसके लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान की माशियत 2 हमले कर रहे हैं, ये 2 हमले। एक हमला ये कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उनकी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। याद रखिए, अपने जलसों में जबरदस्ती लोगों को लेके आते हैं, ये हमेशा से है। ये पूरा 11 पार्टियों ने मिलकर आज प्रोग्राम की, लोगों को बसों में जबरदस्ती भर भर के लेके जाते हैं। और दूसरा ये हमला कर रहे हैं जो उभरती हुई मैशियत है। पहले फेज के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी तेजी से रिकवर की, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके सामने हैं। बिल गेट्स ने जो कहा, जो WHO ने कहा, अब जो दुनिया तारीफ कर रही है, कह रहे हैं पाकिस्तान से सीखना चाहिए। तो ये दूसरा हमला पाकिस्तान की मैशियत पे भी कर रहे हैं जो तेजी से ऊपर जा रही है। तो ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। खास तौर पे इस वक्त देखिए, हमारे जलसे थे, हमने कैंसिल किए, हमारे जलसे थे, लेकिन हमें ये देखते हुए कि ये लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। फैसल साहब, क्यों थे आपके जलसे? हाफिजाबाद और स्वात का जलसा जरूरत क्यों पेश आई करने की? वजीर आजम हुकूमत है, उनको आप हुकूमत हैं, आपको क्या जरूरत है जलसे पेश करने की और जलसों में अपनी कारकर्दगी बताने की? वो तो वैसे ही नजर आनी चाहिए। जी जी जी, वो हेल्थ कार्ड का एक इवेंट था जो जलसा बन गया। लेकिन बहरहाल बात यह है कि उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, जब हमने ये किया और हाफिजाबाद का किया, आप यकीन कीजिए उस वक्त भी हालात इतने ख़राब नहीं थे। लेकिन इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं और इनका जलसा आज ही हुआ है और इससे पहले एक हफ्ता पहले भी आप चले जाएं, बहुत तेज़ी से केसेस ऊपर जा रहे हैं। और अगर आप वो ग्राफ देखें भी और जो NCOC की रोज़ जो डेटा आता है वो भी देखें। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जलसे ये ज़रूर करें, बाद में जितने मर्जी ये जलसे करें, हमें इनके जलसों से हुकूमत को कोई और है नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है कि एहतियात करनी चाहिए। और जलसे जुलूस जो हैं उससे कुछ इन्हें हासिल भी नहीं होगा। आप देखें ना, इन्होंने कितने जलसे कर लिए, अभी आज का जलसा कर लिया, इन्होंने क्या हासिल किया? इससे कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि इनको नुकसान होता है। जितना ये बोलते हैं, जितना ये मुंह खोलते हैं, जितना ये झूठ बोलते हैं, इनको तो नुकसान होता है। पब्लिक तो इनके साथ नहीं निकलती और पब्लिक इनसे दूर निकल चुकी है। अच्छा जी, अमीर कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। अमीर अब्बास जी, ये अमीर अब्बास साहब भी, मैं भी 2-4 फिक्रें ऐड करूंगा। जी जी जी, जाफर साहब फरमा रहे हैं कि जिस वक्त आपने हाफिजाबाद में जलसा किया उस वक्त हालात इतने खराब नहीं थे। अगर मैं आपकी बात को ठीक मान लूं कि बिल्कुल ऐसे ही है। फैसल साहब, आवाज आ रही है आपको? अमीर अब्बास की आपकी आवाज नहीं गालिबन पहुंच रही। मुझे आपकी आवाज आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही है।
अमीर अब्बास जी। की आवाज आपको नहीं आ रही? फैसल साहब सुन पा रहे हैं आप? नहीं आ रही जी। नहीं फैसल जी, की फैसल भाई आवाज आ रही है आप? चलें इसको कनेक्शन सही करते हैं, फिर अमीर फिर आप सवाल कीजिएगा जरा, जब नहीं तक। आप बता दें वो क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी जी तो जी अमीर आप उनकी बताइएगा, मैं फिर इनको सवाल बता देता हूँ आपको। मेरा सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त हाफजाबाद में गवर्नमेंट ने जलसा किया उस वक्त हालात इतने खराब नहीं थे। मेरा सवाल ये है कि वो जलसे हुए तो हालात खराब हुए ना, वो जलसे ना होते तो ये हालात खराब भी ना होते। ऑपोजिशन के और गवर्नमेंट के जलसों की वजह से हालात अब खराब हुए ना, उस वक्त बाकी हालात खराब नहीं थे। सही। तो फैसल साहब अमीर अब्बास से पूछना चाह रहे हैं कि हाफिजाबाद और स्वात में जब जलसे हुए, ज़ाहिर है उस वक्त ये वेव इतनी शायद तेज़ नहीं थी अब, लेकिन उसके बाद ही तो ये फिर हालात ख़राब हुए जब वहाँ इतने हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए। जलसे अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने से ही तो फिर ये सूरत हाल ख़राब हुई है जो यहाँ तक हालात फिर तो बहुत ज्यादा मामला टेक्निकल हो जाता है। फिर तो हमें देखना होगा कि हाफिजाबाद में क्या केसेस ऊपर गए। नहीं, पूरे मुल्क में, मतलब सिर्फ हम हाफिजाबाद या सवात में सवात की और हाफिजाबाद का काउंट, फिर तो टेक्निकल चीज में हम चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि इन जलसों से, ये जो जलसे कर रहे हैं, इनसे कोरोना फैलती है और इस पे कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ये नहीं ले सकते, SOPs फॉलो नहीं कर सकते, और लोग खुद तो कर सकते हैं, स्टेज पे मास्क पहने होते हैं, सारा कुछ। और एक और मजाक खेज बात ये है कि आप ये देखें कि वो बिलावल हाउस में कोई फंक्शन है, पता नहीं किसी मंगनी अच्छा का। फैसल साहब थोड़े से स्टेट्स अगर मैं आपसे शेयर करूं, वो आप आइएगा अपने उस पॉइंट पे। 15 नवंबर से पहले हैदराबाद और मुल्तान वो दो शहर थे जहां कोरोना की जो परसेंटेज थी वो सबसे ज़्यादा थी, और तीसरे नंबर पर गिलगित बल्तिस्तान था। लेकिन वहाँ पर इलेक्शन मुहिम चल रही थी, अपोजिशन की जमातें तो थीं, आपके अपने विफाकी वज़रा कैबिनेट के लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुराद सईद साहब, जुल्फी बुखारी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, और वहाँ पर कैंपेन भी चल रही थी। तो इसमें तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस वक्त जिम्मेदार हैं इसमें। तो इलेक्शन का एक और सिलसिला होता है, लेकिन उसमें भी हमने जितना कमी कर सकते थे हमने की है। हमने महदूद जलसे रखे हैं उसमें और छोटे जलसे रखे हैं। इनसे तो फिर भी बड़े हो गए हमारे जलसे, लेकिन आपकी बात तो ठीक है। लेकिन 12 इलेक्शन कैंपेन थी, लेकिन अभी इनका क्या जवाब है जलसा? इलेक्शन कैंपेन लोगों की जानों से ज्यादा मुकद्दम है आपके लिए, उसकी ज्यादा अहमियत है, लोगों की जानों की कम है? मैंने कतई ये नहीं कहा, मैंने उसी सांस में एक और बात दी, मैंने कहा बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अब देखिए बात यह है कि इनके जलसों से क्या हासिल हो रहा है, सवाल तो ये है ना। साहब सेनेटर साहब से दो बातें मैंने भी करनी है। जी जाफर साहब बताइए। फैसल साहब जरा जाफर साहब का सवाल लीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, वरना आप पहुंचा दीजिएगा। क्या कह रहे हैं फैसल साहब? जी 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 फैसल साहब मैं कंप्लीट कर लूं? जी ठीक है जाफर साहब रुकिएगा जरा, फैसल साहब कंप्लीट कर लें फिर आपका पॉइंट आ जाएगा। जी फैसल साहब कंप्लीट करें। जरूर। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं कंप्लीट ये कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि बेकार लोग हैं, बेकार जलसे कर रहे हैं, और सारा इनका जो वो है कर्ज हुकूमत भी जो था इन जमातों का, वो अवाम को नुकसान ही पहुंचाते थे, पर फिर अपने जलसों से ये अवाम को एक उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और दूसरी चीज मैशियत को, जो तेजी से पाकिस्तान की मैशियत ऊपर जा रही है, उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो दोनों एतबार से ये गलत कर रहे हैं। आप जलसे करें, जरूर करें, बाद में कर लें, बाद में टाइम आएगा। अभी तो आप मुकम्मल तौर पे, और याद रहे गिलगित बल्तिस्तान में अवाम ने इनका बयानिया रिजेक्ट कर दिया है, जो रियासत के खिलाफ बयानिया उसको रिजेक्ट कर चुकी है। तो अब ये पावर शो कर पाएंगे भी नहीं ना। मतलब जितनी ज्यादा कलाबाजियां मार लें, जितने मर्जी जलसे कर लें, इमरान खान साहब ने मुफाहमती ऑर्डिनेंस पे साइन नहीं करने हैं। वो इन्होंने जो लिख के भेजा है ना, वो 34 चीजें हैं कि आप इस पे मान जाएं। वो इमरान खान साहब ने नहीं मानना है भाई, आप कुछ भी कर लें, उन्होंने नहीं मानना है। सही। चलें फैसल साहब जरा जाफर साहब की बात सुन लीजिएगा, फिर सैर साहिबा बहुत देर से खामोश हैं, उनकी तरफ भी मुझे जाना है। जी जाफर साहब। एक तो उभरती हुई मईशत की बात की, और यकीनन शायद उन्हें नहीं पता, वो बात कर रहे हैं इस वक्त जो है बहुत बड़े बड़े फिगर्स की, और दुनिया के नामवर अफराद के नाम ले रहे हैं। तो मैं तो फिर कहूँगा कि झंग के अमीर अब्बास से पूछ लें कपास का क्या कपास की फसल पाकिस्तानी मईशत पे असरअंदाज नहीं होती? क्या गंदम की फसल नहीं असरअंदाज होती? दूसरा उन्होंने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ ये कहा था कि अगर इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा से इस्तीफ़ा नहीं ले सकते तो एक मेडल दे दें। वो इस्तीफ़ा लेना पड़ा फैसल जवेद साहब, और इस्तीफ़ा लिया, और फिर 1.5 माह हो गया है, उन्होंने कोई CPAC की ट्वीट भी नहीं की, और मेरे ख्याल में शायद अभी वो CPAC के चेयरमैन नहीं हैं। आप उस एक्ट को दोबारा नहीं कौमी असम्बली से पास करवा सके। तो फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, और इंशाल्लाह पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा।
हाफसाबाद का जलसा, सेहत कार्ड आप पहले भी दे रहे थे, वो आपने ऑपोजिशन को बैलेंस करने के लिए रखा था। वो भला हो सोशल मीडिया का MNA साहब के वालिद साहब की एक वो वीडियो जिसमें वो सहाफियों को कह रहे हैं भाई तुसी भी 200 बंदा लेके आना, और फिर अभी कहा कि जी नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में फ़र्क नहीं पड़ा, रिजेक्ट कर दिया रियासत के खिलाफ बयानियाँ। मैं तालिब इल्म हूँ सियासियात का, रियासत क्या है? रियासत ना सुप्रीम कोर्ट का नाम है, रियासत ना कौमी असम्बली का नाम है, रियासत ना रेंजर्स का, ना फौज का, रियासत नाम है पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तानी अवाम इस रियासत के मालिक हैं, बाकी सारे इदारे उनकी खिदमत के लिए हैं, और जो उनकी खिदमत ठीक से नहीं करेगा, मुझे हक पहुंचता है, मैं एक किसान हूं, मैं इस मुल्क को पालता हूं, और मैं इस मुल्क की रखवाली करने वाले से पूछ सकता हूं कि भाई आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, तो लिहाजा रियासत ना की जाए। रियासत मैं हूं, अगर मेरी रोटी ये मेरा आटा 35 के बजाय 70 रुपए का करेंगे तो मैं पूछूंगा इनसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब सवाल करेंगे। तो सैर साहबा, फैसल साहब कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लें, ये वबा जरा थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप अपनी तारीख दोबारा शुरू कर लीजिएगा। देखिए बात ये है कि जिनके कॉल और फेल में तजाद हो, ठीक है, मैं तो ये देख रही हूँ कि आज जो है ना मुझे पता चला कि मईशत का नया तलफ़ुज़ आ गया, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो नहीं सही प्रोनाउंस कर सकते, तो ये फैशन बन गया कि अब आप सारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बताएं कि जी मईशत नहीं होती, पता नहीं क्या वर्ड है वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें लगता है कि कॉल और फेल में तजाद नहीं है, मुझे ये बताएं कि जब लाहौर में एक बहुत बड़ा जनाजा होता है, तो क्या ये हुकूमत वक्त की या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि ये देखे कि वहाँ पे भी कोरोना फैलता है? मतलब ये कि उस वक्त जब आप उसकी इजाज़त देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ हैं। मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में रहती हूँ, 2 दिन तक इस्लामाबाद पिंडी पैरालाइज रहा, हमें मोबाइल फोन भी हमारे बंद थे, और जितना मजमा था तो उस वक्त भी शायद हुकूमत को एहसास नहीं था कि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। अगर ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाले होते तो शायद आज इस बात की नौबत ही नहीं आती कि अपोजिशन एहतजाज पे निकलती। आज हर वो शख्स, अगर हम आपके मीडिया आपके स्टूडियोज में भी आ जाते हैं तो बाहर निकलते हुए हर शख्स हमसे पूछता है कि ये आजमाइश हमारी कब तक। यानी पहली दफा स्टेट बैंक कहता है कि पाकिस्तान की मईशत 1951 के बाद जो है वो -4 पे चली गई है। तो अगर इनको इस बात का एहसास नहीं है कि लोगों की बेरोजगारी कितनी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, और जहाँ पे ये समझें कि वजीर आजम साहब खुद कहीं मास्क पहनना पसंद नहीं करते, ना ही वो कोशिश करते हैं कि आवाम को इस सिलसिले में एजुकेट करें, बल्कि उन्होंने गुमराह किया है और उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव जो है बनाया है जिसकी वजह से आज इतनी आजमाइशें बढ़ रही हैं। हमारे जलसों से आपको परेशानी है, चले बहुत, आप पाकिस्तान के जो है आवाम से आपको बहुत हमदर्दी है, आप उनकी जिंदगियां बचाना चाहते हैं, हमारे तमाम लीडर्स की तकारीर बराह रास्त दिखाएं, हमारा आवाम तक आवाज पहुंचे। हम दूसरी तरफ भी गौर करते हैं कि अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, कि ये मजमा जो आप इकट्ठा करते हैं वो हम ना करें। हम तो बिल्कुल उस पर देखेंगे, क्योंकि हमारे तो आपके तो तमाम लीडर्स की तकारीर को दिखाया जाता है बराह रास्त नहीं, पीडीएम के तमाम लीडर्स की तकारीर बराह रास्त दिखाई जाए, तब की बात है। या वहाँ पर ये पूरा टाइम इन्होंने एक स्पोक्स पर्सन की फौज भरी हुई है जो कि सारा दिन मीडिया टाइम को मैनेज करती है कि एक के बाद एक इन्होंने उतनी ही ये तवज्जो देते कारकर्दगी के ऊपर, तो आज पाकिस्तान को ये आजमाइशें ना होती। अभी ये कहते हैं कि हम जो है वो नहीं देंगे रिलीफ, एनआरओ नहीं देंगे। भाई आपने तो दिया है ना, आपने तो एनआरओ दिया है, आपने एहसान को एनआरओ दिया है, आपने कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया है, आपने अभिनंदन को एनआरओ दिया है। आप तो हर उस शख्स को एनआरओ देना चाहते हैं कि जिससे जो है वो पाकिस्तान के मफादात जो है कॉम्प्रोमाइज किए हो। आपने एपीएस के बच्चों के कातिल को एनआरओ दिया है, तो देखिए हम आपसे एनआरओ क्या मांगेंगे? एनआरओ आप अलीमाबाद को दें। चलिए सर साहब, अभी तमाम जो पॉइंट्स आपने उठाए जरा इनके जवाब ले लेते हैं फैसल साहब से। जी फैसल साहब, अब ये चलें मईशत की बात पर तो आते हैं, लेकिन जो मोबाइल सर्विस बंद हो जाती है, आज आपने एक ट्वीट किया था ताज़ियत की बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर, उस पर कमेंट किया मरियम नवाज साहिबा ने कि उन्हें इत्तला 2 घंटे बाद मिली उनकी दादी के इंतकाल की। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की कि वहाँ मोबाइल सर्विस बंद है, तो वो कम अज़ कम उनको इत्तला ही दे देता। 2 घंटे बाद उन तक इत्तला पहुँची है, कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है सर? पहले तो बिल्कुल अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और फ़ौरन से पहले हुकूमत ने जो है इस पे अपना इजहार का, अफसोस का भी इजहार किया, बशमूल वज़ीर आज़म के, और साथ दुआएं भी।
और बात यह है कि इस चीज़ के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। मरियम बीबी ने बहुत गलत किया है इस किस्म की ट्वीट करके, इस चीज़ के ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की है। मरियम बीबी जेल में तो नहीं है ना कि उनको इतला देना हुकूमत का काम है। वहाँ पे इनके लोग थे, इनके अपने सारी इतलात, फैमिली सिस्टम जो भी है, मतलब पूरा इर्द गिर्द आगे पीछे वहाँ लंदन से। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं प्रोग्राम में, देखिए ये खुद तो जलसे में नहीं गए हैं, तो यहाँ बैठ के ये कैसे कह सकते हैं? और वो जो जलसे कर भी रहे हैं उनके बच्चे भी जलसे में नहीं गए हैं, वो बाहर मेफेयर में बैठे हुए हैं आराम से। सही। अच्छा, जो इन्होंने बनाए हुए हैं, इनकी बात पर रिस्पॉन्ड आप कीजिएगा, लेकिन लोगों के बच्चों को निकाल रहे हैं। यहीं से आप देखें हुकूमत ना, की जिम्मेदारी नहीं बनती थी मरियम साहिबा को ये इत्तला पहुंचाना। फैसल साहब, मेरा ताल्लुक गुजरात से है और जलसा पेशावर का था। जब गुजरांवाला में जलसा हुआ तो मैं उसका हिस्सा था। कैसे पहुंचेगी? कोई लंदन से या लाहौर से या इस्लामाबाद से कैसे फोन करेगा? मैं इसका जवाब आपको दे चुका हूँ। अगली चीज पे चलते हैं। मेरा सवाल आपके पार्टिसिपेंट से है, ठीक है आपका ताल्लुक वहां से नहीं है, लेकिन फिर आप बैठ के डिफेंड ना करें इसको, क्योंकि वो काम हदीस है कि जो डिफेंड क्यों नहीं करूंगा लोगों को। सेनेटर साहब डिफेंड नहीं, मैं गुजरांवाला जलसा का हिस्सा था, मैं गुजरांवाला जलसा का हिस्सा था, मेरा जलसा था गुजरांवाला। आज पेशावर जलसे में मेरी हाजिरी नहीं थी, तो डिफेंड क्यों नहीं करूंगा? मैं नुमाइंदा हूँ नवाज शरीफ का, मैं नुमाइंदा हूँ भाई नवाज शरीफ का। आप नुमाइंदे हैं ना पीटीआई के, कुछ भी हो आप डिफेंड करेंगे, आप पीटीआई के नुमाइंदे, आप पीटीआई की तर्जुमानी करेंगे। आप ब्लाइंडली डिफेंड करेंगे ना, कोई गलत होगा तो आप फिर भी डिफेंड करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। मेरे ख्याल प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप नहीं थे सेनेटर साहब। मैंने दरख्वास्त की थी कि वजीर आजम साहब कौमी रहनुमाओं को बुलाएं, पार्लिमान के अंदर मौजूद पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाएं, मियाँ नवाज शरीफ की रवायत पे अमल करें। और उन्होंने कुछ 6 दफा लोगों को बुलाया और कौमी इशूज पर एतमाद में लिया। आप एक कौमी पॉलिसी के लिए कदम बढ़ाइए, हम वहां बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, एक तजवीज बनाएंगे और मुल्क के अंदर सारी वो पॉलिसी नाफिज कीजिएगा। जी वैल साहब, तो बड़ा आसान हो गया कि मोस्ट वेलकम। लेकिन हम जब भी इनको कहते हैं ये वो 34 शके ले आते हैं कि जी नैब खत्म कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। भाई मैं कोरोना की सेनेटर साहब माजरत, कोरोना एक नुकात भाई, एक नुक्ता फैसल साहब, एक नुक्ता, मुज़ाकरात नहीं, नॉट एट ऑल नहीं फैसल साहब, जस्ट फॉर कोरोना, जस्ट फॉर से मैं मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा सेनेटर साहब, मैं मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कोरोना से निपटने के लिए। कोरोना की कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट्री, उस पर असद कैसर साहब ने जब सबको बुलाया तो उसमें तो आप आए नहीं। कोरोना की तो कमेटी बनी हुई है ना, उस पर आपको कहा, आपने कहा जी हमने नहीं आना। नहीं तो कौन सी कोरोना के लिए कमेटी बनी हुई है? इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर आप आ जाएं, आप कोरोना के ऊपर आ जाएं, आप बाकी चीजों भाई मैं कोरोना, हम नहीं आ जाएं फैसल साहब, खुदा के लिए कोई संजीदगी से एनआरओ नहीं मिल फैसल साहब जरा संजीदा लें, फैसल साहब इस बात को संजीदा लें। और वजीर आजम साहब ने वो लिख के दे दिया ना, वजीर आजम साहब पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाएं और बैठ के, भाई मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। एनआरओ आपने आसिम बाजवा को एनआरओ किसने दिया? एहसानुल्लाह एहसान को एनआरओ किसने दिया? जहांगीर तरीन को एनआरओ किसने दिया? खुसरो बुख्तियार को एनआरओ किसने दिया? रहनुमाओं की आप मीटिंग की बात करें, उस पर फैसल साहब रिस्पॉन्ड क्या करें जरा ये सुन लेते। फैसल साहब एक बड़ी आसान तजवीज़ दे रहे हैं चौधरी जाफर साहब, तो अपोजिशन हुकूमत मिलकर बैठे सिर्फ कोरोना पर, इस एक नुकाती एजेंडे पर आप लोग एक किसी तय कर लें, आपका मसला भी हल हो जाएगा कि इजाज़त देनी है नहीं देनी, वो भी सामने बैठकर बात कर लेंगे, एक दरमियानी राह निकल आएगी। हाँ बिल्कुल, उस पर पार्लियामानी कमेटी जो बनी हुई है कोरोना की, उसके ऊपर हमने इनको दावत दी थी, लेकिन इन्होंने आने से इनकार कर दिया था, इन्होंने शिरकत से उस पर इनकार किया था सारी पार्टियों ने, ये जो पीडीएम की है। हमने सबको दावत दी, असद कैसर साहब ने, और उन्होंने उसमें शिरकत से माजरत की है कि वहां पे कहीं कोरोना ना हो जाए इनको, और फिर जलसे कर रहे हैं अवाम। यही तो दोगलापन है, अवाम को निकाल रहे हैं बाहर, अवाम को कोरोना हो जाए। हुकूमत है फैसल साहब, बड़े दिल का मुजाहरा करें, दोबारा दावत दे दें। उस वक्त तो कोरोना की वेव इतनी तेज नहीं थी। कोरोना पर आपने कोई मीटिंग पार्लिमानी रहनुमाओं की नहीं बुलाई, लेकिन कब मीटिंग बुलाई? दे देंगे, दोबारा भी दे देंगे दावत। अब बात यह है पहले मीटिंग बुलाई नहीं गई, कब मीटिंग बुलाई थी? जरा आप अगर तारीख के साथ बता सकें जाफर साहब को ना। आप लोग सारी चीजों का आप देख लेना, बोल न्यूज पे ही चला था सारा, और सब चैनल्स पे चला था, तारीख भी निकल आएगी सारी चीजें। ये जलसे से 4-5 दिन पहले बुलाई है जी।
क्या खूब है। आज से 4-5 दिन पहले बुलाई है मीटिंग और इन्होंने आने से इनकार किया। आप वो चेक कर लें। पर मुझे जाना है, मुझे आपके प्रोड्यूसर ने बताया था कि 4 मिनट की बात करनी है, बात फिर बहुत सी आगे से आगे निकलेगी। कहने का मकसद यह है, इन दी एंड यही कहूंगा कि ये सारे चीज का मरकज जो है वो एनआरओ हासिल करना है, जो इनको नहीं मिलेगा। पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला रहे हैं फैसल साहब, आखिरी एक लाइन बताते जाएं तो। मोस्ट वेलकम, बिल्कुल बुलाएंगे, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलें, बुलाएंगे, अच्छी बात है। तो अमीर अब्बास, अब ये सूरत-ए-हाल आपने देखी, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने है, अपोजिशन के भी सामने है। हुकूमत इस कोरोना को फैलने की जिम्मेदार दे रही है, अपोजिशन हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये को करार दे रही है। अब इसका हल क्या निकलेगा? फैसल साहब ने रस्मी तौर पर तो कह दिया कि पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं को इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत इस वक्त इस मूड में दिखाई तो नहीं दे रही। देखें अरबाब, 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। हुकूमत ने गलत किया, लेकिन हुकूमत ने अब ये ऐलान भी कर दिया कि हम अब जलसे आप जो हमने प्लान किए वो नहीं करेंगे। 2 जलसे ऐसे हैं हुकूमत के जो मेरे नॉलेज में हैं, जो हो रहे थे वो कैंसिल किए हैं। एक रशकई में जलसा होना था CPAC के सिलसिले में, वो जलसा KPK में कैंसिल किया। इसी तरह से एक जलसा तुरबत में होना था, वो जलसा कैंसिल किया। और जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने खुद ये अनाउंस किया कि हम ये जलसा कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह KP गवर्नमेंट के जो तर्जुमान हैं कामरान बंगश, उन्होंने ऐलान किया कि हम ये कैंसिल कर रहे हैं। तो चले, अच्छा है, अगर उन्होंने पहले किए वो गलत था, अब वो कैंसिल कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन को भी चाहिए कि चले, इन्होंने भी आज जैसा तैसा जलसा कर दिया। अब आगे जो इनके 3 जलसे हैं, कोई हर्ज नहीं है कि आप उनको मौखर करके आगे लेकर चले जाएं। और हतमी फेस तो इनका है हुकूमत गिराने का, जो जनवरी में शुरू होना है। ठीक, तो भाई जलसे करके आपने साबित कर दिया। हम तो खुद कह रहे हैं कि आपके जलसे बड़े कामयाब जा रहे हैं, जबरदस्त जलसे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब फिर आप हतमी फेज तक आ जाएं, उसी में फिर आप हुकूमत गिरा दीजिएगा। जलसे कर कर अमीर रुकिए जरा, बड़ी माजरत के साथ असद खलील साहब असद खलील साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा मेरे जहन से भी निकल गया था कि वो साथी मौजूद हैं। असद खलील साहब, अभी अमीर ने तजवीज़ दी है कि ये जलसे 4 जलसे हो चुके हैं, अब 2 बाकी हैं, इनको अगर पोस्टपोन भी कर दिया जाए, एक मनसूख भी कर दिया जाए, और वो जो अपना आखिरी फेज 3 बाकी है, सॉरी नहीं, मुल्तान और लाहौर, अब 2 ही बड़े जलसे रह गए, पेशावर। अच्छा, अब जी असद खलील साहब, लाड़काना हाँ जी, लाड़काना। अच्छा, अब मामला ये है कि दो चीज़ें। एक तो चौधरी जाफर इकबाल साहब ने जो तजवीज़ दी है कि तमाम पार्लिमानी जो पार्टियां हैं वो बैठ के एक पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इसके ऊपर कंसेंसस कर लें कि जो कोविड-19 है, इसकी जो मज़ीद ख़तरनाक लहर है, इससे कौमी पॉलिसी बननी है, किस तरह निपटा जाए। मे बी वो अगर सारे इकट्ठे मिल के बैठे एक छतरी तले, तो ये ऐसे ही हो जाए कि जलसों के हवाले से या ओवरऑल तमामी इज्तिमात पे पाबंदी के हवाले से कंसेंसस से एक फ़ैसला हो जाए। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि ये हुकूमत जलसे करे और ख़ुद इलेक्शन कैंपेन करे और अपोजिशन को कहे कि वो ये तो बात नहीं चलेगी, ये तो चूरन नहीं बिकेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के पास रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल भी हैं कि जो जिस तरह मुल्तान में अगर जलसा होता है तो हुकूमत वहाँ पे इंश्योर करे, हर पार्टिसिपेंट को मास्क दे, उसको सैनिटाइज़र जो है उसको इंश्योर करे, और उसके साथ साथ टेस्ट जो है आप उनके टेस्ट करें कि जो अगर उसमें पॉजिटिव आता है उसको पार्टिसिपेट ना, उसको आइसोलेशन में डालें, और सारे जो हिफाजती इक़दामात हैं उसको यकीनी बनाया जाए। हुकूमत कर सकती है ना, ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर अपोजिशन बाज नहीं आती और आप खामोश तमाशाई बने रहें, बगैर इजाज़त के भी वो जलसे भी करते रहे, कोरोना जो है वो फैलता भी रहे, और आप ये सिर्फ कहें कि जनाब उनको नहीं करने चाहिए, उनको नहीं करने चाहिए। उनको अगर करने हैं आप रोक नहीं सकते, इजाज़त के बगैर भी वो करते हैं, तो आप कम से कम इंश्योर करें तमाम वो हिफाजती इक़दामात जो हुकूमत कर सकती है। कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। क्या वहाँ पे चंद लाख या चंद हज़ार जो लोग पार्टिसिपेंट हैं उनको हुकूमत मास्क फ्राहम नहीं कर सकती? क्या सैनिटाइज़र जो वहाँ पे उसको इंश्योर नहीं कराया जा सकता? क्या वहाँ पे टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती? तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को करनी होंगी, या फिर जो जाफर इकबाल साहब की तजवीज़ है उस पर अमल दरामद करे, सारे एक बैनर तले बैठे और एक कौमी इशू है, वन कती एजेंडा हो, उसके ऊपर एक फ़ैसला कर ले। अगर फैसला हो जाता है तो कुछ देर के लिए मौखर किए जा सकते हैं। तो ये इसके अलावा तो और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। वो तो ज़बानी जमा खर्च है। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन जलसे ना करे, अपोजिशन ये कहती है कि जनाब चूँकि हुकूमत भी जलसे करती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हुकूमत जलसे करेगी कोरोना फैलाने का बायस बने तो अपोजिशन कहे चूँकि उन्होंने बायस बने हैं तो हम भी बायस बने। अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरों से निकालें,
खुदा के लिए इस पे एक पे टेबल के ऊपर बैठे। और असद खलील साहब, और जो मुल्क के लिए एक अहम इशू है, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहां पर उन्होंने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यहाँ हम देख रहे हैं पार्शली माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो जहाँ इन जमातों की अपोजिशन की बड़ी जमातों की अपनी हुकूमतें हैं, वहाँ तो ये इकदाम कर रहे हैं, लेकिन फिर जाहिर है फिर सवाल वही खड़ा होता है कि फिर जब अपने जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ पर जब आप इस तरह से कर रहे हैं, तमाम इकदाम उठा रहे हैं, SOPs को फॉलो करवा रहे हैं, तो फिर वही हज़ारों की तादाद में जो आप जलसे करेंगे तो फिर सवाल तो खड़ा होगा। जाहिर है हुकूमत को ही मौका मिलेगा बात करने का। ये हिपोक्रेसी तो हर जगह पे मौजूद है, और यही वजह है कि देखिए अवाम का मसला तो अवाम की जिंदगियां खतरे में है ना, खतरात में जो डाली हुई हैं आपने। क्या जो जनवरी में आप कह रहे हैं हुकूमत ख़त्म हो जानी है, तो आप दोबारा दिसंबर से शुरू कर लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। क्या इन 2 जलसों से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? अगर तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप 10 जलसे कर लें, कोई बात नहीं। अगर आपका एजेंडा पूरा होता है, अगर आप मुल्तान और लाहौर के जलसे से समझते हैं कि हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है, तो फिर आप ज़रूर करें। लेकिन अगर इन जलसों से हुकूमत ख़त्म नहीं होनी, उल्टा आवाम की ज़िंदगियाँ जो है उनको खतरात लाक होने हैं, तो इस पे अपोजिशन को भी गौर करना चाहिए कि अपने बच्चों की तकरीबात के लिए तो वो कोरोना रिपोर्ट भी साथ मैंडेटरी कर दिए कि जनाब पॉजिटिव अगर होगी तो आपने शामिल नहीं हो सकते, नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेके आना है। तो इसी तरह आवाम जो है वो भी भेड़ बकरियां और उनको भी कीड़े मकोड़े ना समझे। अगर अपोजिशन को भी ख्याल करना चाहिए, हुकूमत अगर गलत काम कर रही है तो अपोजिशन ये एक्सक्यूज नहीं कर सकती कि जनाब हुकूमत ने गलत किया, और हुकूमत को भी खुद चाहिए कि जब वो अपोजिशन की अगर जलसों की बात करते हैं तो वो भी अपने जलसे और जुलूस और अवामी इज्तिमा जो है वहाँ पे वो भी पाबंदी इंश्योर करें। पहले अपने हाउस इन ऑर्डर करें, देन आप अपोजिशन को ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सैर साहबा एक ऐसी तकरीब जहाँ के चंद 100 लोग आने, वहाँ पर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी कोरोना की लाजमी करार दी गई है, और एक ऐसी जगह जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, वहाँ जिसको आना है आ जाए, कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, किसी को कोरोना है नहीं है, किसी को चेक नहीं किया जा रहा। तो ये तजाद तो है ना, ये फ़र्क तो है एक ख़ास और आम में। देखिए, मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी ने एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की है, और ट्रेंड सेटर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने हमेशा मास्क पहना है और उनको देख के लोगों ने उनकी तलकीद की है। इसी तरीके से जो है अगर एक तकरीब हो रही है और ये पब्लिक किया गया है कि जी आपने कोरोना टेस्ट कराना है, तो बाकी लोग भी इस प्रेसिडेंस को फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि मैंने एक सवाल किया था, मैंने ये पूछा था कि ये 2 दिन जो पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पे जो मजमा रहा, क्या उससे कोविड फैला था या नहीं फैला था, या जलसे का NOC ना देने से और जनाजे का NOC देने से कोरोना नहीं फैलता। तो मैं मतलब ये तमाम बातें ऐसी ये सवाल हैं। फिर मुझे ये बताएं कि आपने बिल्कुल सही कहा, सिंध के अंदर, कश्मीर के अंदर जहाँ हुकूमतें हैं, जहाँ हुकूमतें जिम्मेदारी लेती हैं, वहाँ पे ज़रूर जो है प्रॉपर मेजर्स लिए जा रहे हैं। काश के फेडरल हुकूमत भी अपने होने का एहसास दिलाती। हमें नजर आता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर रेडीनेस है, हमें ये एहसास होता है कि हुकूमत जो है ऐसे मेजर्स ले रही है, लेकिन हुकूमत की तो हर बात में तजाद है। यानी एक तरफ से वो बुखराहट का शिकार है, एक तरफ से सैर साहबा, जिस तरह एज हुकूमत आपकी जिम्मेदारी है सिंध में, उसी तरह एज ऑपोजिशन विफाक में और दूसरे सूबों में भी आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत के तौर पर तो आप लोग कोरोना को लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, सिंध में मेजर्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन के तौर पर आप लोग अपना किरदार फिर पूरे मुल्क के दीगर हिस्सों में अदा नहीं कर रहे। अरबाब, हम यही तो किरदार अदा कर रहे हैं कि आप देखें कि एक जो चीज़ थी कि जब हुकूमत इस चीज़ से जो है फेल हो जाए कि वो प्रॉपर जो है मेजर्स ले सके, तो फिर हमने तो एक पहले भी कोशिश की थी कि अवेयरनेस क्रिएट करें, और अब भी लोगों को बता रहे हैं कि आपने जलसे में आना है, आप मास्क पहने, आप बीमार नहीं है तो आप तब आए, आप जो है वो कम से अपनी जो है वो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, और हम खुद भी उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। अभी ये फरमा रहे थे कि जी हम खुद जलसों से गायब हैं। जी, कराची का जलसा था, मैं बिल्कुल मौजूद थी। इसी तरीके से जो जलसे मुल्तान के होंगे मैं उससे भी मौजूद होंगी। लेकिन बात ये है कि हमें ये देखना है कि क्या जब हुकूमत के उसमें तजाद है, जब हम ये कहते हैं कि आपने इस दौरान अपने हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना है, और ये सिर्फ इस बात के लिए कि इनको कोई सियासी फायदा हो जाए, इन्होंने NICBD के ऊपर जो है छापे डलवाए, यानी किस चीज के ऊपर? ये वो चीजें थी जो आपको, जब आप कहते हैं कि कोविड की जो है सेकंड वेव आ रही है, उसी वक्त आपको करना था। यानी फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे खुद तो अपनी कोई रेडिनेस नहीं कर सके, लेकिन वो अस्पताल जिसको दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपने वहाँ पे इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश की। इसी तरीके से आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिस तरीके से आप उनको लेकर आते हैं, जिस तरह से आपकी नैब की अदालतें चला रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी आप इन अदालतों से में यहाँ पर आने से जिस तरह का मजमा होता है, इससे कोविड फैलता है, और जो है जो हमारे रहनुमा है उनकी बीमार होने का अंदेशा है। आप वीडियो लिंक इस्तेमाल करें
तो ये उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे आप हमें कोई रिलीफ दे, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फैसिलिटी है, आप उसका इस्तेमाल करें ताकि जो है वो लोग महफूज रह सकें, वो बाकी लोग भी महफूज रखें और ये इन अदालतों को बेहतर बनाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर तो आपको तादाद नजर आएगा, यहाँ तो आपको कोई मेजर नजर नहीं आता। लेकिन जब बात आती है सिर्फ अपोजिशन की जलसों की, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई क्या ये हुकूमत संजीदा है। और आप मुझे ये बताएं कि जो आज हालात हैं, आज आप ये देखें कि जो फ्रांस से खत आ गया, उससे पहले जो गल्फ से है, क्या इन्होंने सोचा कि जो 3 मिलियन लोग सऊदी अरेबिया से या उससे 2 मिलियन जो है यूएई से या बाकी गल्फ से 6-7 लोग मिलियन बेरोजगार होकर आ जाएंगे, वो किधर जाएंगे? आपकी रेमिटेंसेस किधर जाएंगी? क्या आपने सोचा कि आपने जिस तरीके से लोगों को बेरोजगार किया है वो किधर जाएंगे? यानी आप आवाम को कहीं तो बताएं कि आवाम क्या करे। आपने तो, मुझे तो कोई एक ऐसी, इस्लामाबाद में मुझे तो कोई एक ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे मुझे ये एहसास हो कि ये हुकूमत जो है प्रॉपर मेजर्स दे रही है। आप बाहर जाएं, मार्केट्स वैसी हैं, दुकानें वैसी हैं, तकरीबात वैसे ही हैं, स्कूल्स वैसे ही हैं। तो जहाँ पे हुकूमत प्रॉपर मेजर्स नहीं ले, जब हमने सिर्फ में कहा था कि लॉकडाउन करें तो हमने इफेक्टिव मेजर्स लिए थे, और आज भी हम बाहर जाते हैं तो हमारी लीडरशिप की तरफ से शदीद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आपने तमाम एसओपीज को फॉलो करना है। आप बगैर मास्क के ना निकले, आप बगैर मास्क के कहीं ना जाएं, आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए, अगर आपकी लीडरशिप ये इंस्ट्रक्शन दे रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। जाफर साहब, अब ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहाँ लॉकडाउन है, इन जलसों को आप क्या वर्चुअल पर नहीं लेकर जा सकते, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तमाम बातें नहीं की जा सकती? आवाम तो घर में बैठकर भी आपकी बात सुनेगी, जो पंडाल में लोग आ रहे हैं वो आराम से अपने आप को महफूज रखकर घर पर भी सुन सकते हैं आपकी बातों को। जी बिल्कुल, आपकी तजवीज़ दुरुस्त है। जदीद आलात को, जदीद टूल्स को, टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए यकीनन एक कौमी कंसेंसस जिसकी मैंने पहले बात की वो उसकी ज़रूरत है और वो वज़ीर आज़म की सतह पे शुरू होना चाहिए। दूसरा, मेरी ज़ाती राय ये है, जिस तरह सर्दी और गर्मी के लिए आप इंतज़ाम करते हैं, इसी तरह हमें कुछ अरसे ये पैगाम देना चाहिए, बजाय इसके कि पूरा प्रोग्राम इस पर फोकस करें कि अपोजिशन क्या कर रही है और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, कि लोग, आम आदमी, पहले मैंने बात की तो आपने मेरी बात को रद्द कर दिया कि बाज़ारों में लोग मर्ज़ी से जाते हैं, हम खींच के लाते हैं। हमारे साथ भी मर्ज़ी से आते हैं, खींच के कोई किसी को नहीं लेके जा सकता। तो करना ये चाहिए कि मुझे, आपको और सबको ये पैगाम देना चाहिए, इस बात को फैलाना चाहिए कि लोग मास्क का, सैनिटाइज़र का, फासला रखने का और अपनी सिर्फ ज़रूरत की मूवमेंट करें। और मैं फिर कहूँगा, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वज़ीर आज़म इस पे स्टेप लें और सारे कौमी रहनुमा मिल के बैठें ताकि अगले 3-4 महीने हम आसानी से गुजार सकें। बिल्कुल सही है। तो अमीर ज़ाहिर चौधरी जाफ़र साहब की तजवीज़ और अब इस पर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स के, अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या वर्चुअल ऑनलाइन कोई खिताब किया जा सके तो ज़ाहिर लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया जा सकता है, क्या कहेंगे? हुकूमत की हद तक मुझे ये काबिल अमल लग नहीं रहा कि हुकूमत शायद कोई ताउन करेगी इस तजवीज़ के ऊपर, लेकिन होना चाहिए, इसमें कोई मजाका नहीं है। अब तो देखें ना, बड़े बड़े दुनिया के फोरम्स अपने सेमिनार्स कर रहे हैं वेबिनार के ज़रिए से। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, लोग डिस्टेंस लिंकिंग के ज़रिए से पूरी दुनिया कनेक्ट हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ जलसे जो हैं वो ज़रूरी तो नहीं है कि आप इतने लोगों का इज्तिमा इकट्ठा करें और वहाँ पे जाके आप जलसे करें। फिर जब आप ये तय कर चुके हैं कि आपने हुकूमत गिरानी है, और हुकूमत गिराने के लिए आप साबित कर चुके हैं कि आपके पास स्ट्रीट पावर, मैन पावर है, कम है या ज़्यादा है, हुकूमत कम कहेगी, लेकिन लोग हैं आपके पास, ऑपोजिशन के पास, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जनवरी में आप अपना हतमी जो मरला है उसको ले आए। अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तो वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं। ये अलग बात है कि मीडिया पैमरा के कानून की वजह से दिखा नहीं पा रहा। अगर मीडिया दिखाता, कोयटा में बिलावल ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, वीडियो लिंक पे जलसा जरदारी साहब ने भी किया, बिलावल ने भी किया गिलगित से बैठ के कोयटा के जलसे में। तो अगर ये हो सकते हैं, खुद इन्हीं का प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है, अगर ये खिताबात हो सकते हैं वीडियो लिंक पे और ये एक्सेप्टेबल है पीडीएम के जलसों में, तो फिर ये सब भी कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। वक्त दिखाएगा खत्म हो गया इस घंटे का। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर है लोगों की जानों को महफूज किया जा सकता है और ये इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है। और चौधरी जाफ़र इकबाल साहब की तजवीज़ भी बहुत मुनासिब थी कि पाँव की एक मीटिंग बुलाई जाए और ज़ाहिर है उस मीटिंग को कॉल करना हुकूमत का काम है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।